राजीव ने कहा, मैं तुम्हें जो भी काम बोलूंगा तुम्हें वो काम पूरा करना होगा और ऐसा करने पर तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो हो सकता है। इतना कहकर राजीव 2 पल के लिए शांत हो गया। अब कुलदीप ने पूछा, तो क्या? ये सुनकर राजीव बोला, तो हो सकता है आप बहुत कुछ खो भी दें, शायद जितना पाया है उससे ज्यादा। ये सुनकर कुलदीप के मन में ख्याल आया, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मुझे ये सब करना चाहिए? पर फिर दूसरे ही पल उसने दोबारा खुद से मन ही मन बोला, अब ये मुझसे और क्या ही करवा लेगा, मुझे हाँ कर देनी चाहिए। अब कुलदीप राजीव की तरफ देखते हुए बोला, आप बताइए मुझे क्या करना होगा, क्या है मेरा पहला काम? राजीव ने कुलदीप की बात सुनी, फिर मुस्कुराया। राजीव को पता था कि कुलदीप इस होटल के अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने कुलदीप से कहा, एक काम करो, तुम फिलहाल इस होटल के अंदर चले जाओ और एक बार तुम इसके अंदर गए तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। कुलदीप ने राजीव की बातों पर भरोसा कर लिया। अब राजीव उससे कहता है, होटल में जाओ, वहां एक नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं तुमसे कल मिलता हूं। राजीव की बात खत्म होने के बाद कुलदीप होटल के बाहर उसी कॉरिडोर में जाकर खड़ा हो गया जहां नव्या ने उसका दिल तोड़ा था। कॉरिडोर के सामने लगी ग्रिल के सहारे खड़ा होकर वो उन दोनों दरबान को देख रहा था जिन्होंने उसे बाहर का रास्ता दिखाया था। कुलदीप अंदर जाने की जुगत के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसे जोर का झटका लगा। वो खुद को संभाल कर कुछ समझ पाता तभी उसने देखा कि उसके सीने से एक अनजान लड़की आकर लिपट गई थी। कौन थी ये? ऐसे कैसे वो कुलदीप के इतने नजदीक आ सकती थी? कुलदीप उससे कुछ पूछ पाता तभी उसके होठों को नरम होठों ने कुलदीप को चुप करा दिया था। कुलदीप की गर्दन और बालों पर उसकी उंगलियां लगातार पकड़ बनाए थीं। स्वाभाविक तौर पर कुलदीप के दोनों हाथों ने भी उसकी कमर को जकड़ लिया था। जब कुलदीप की आंखें बंद हुई तभी उसे वहां से कुछ लोगों के भागने की आवाज सुनाई दी, लेकिन कुलदीप उस वक्त परिस्थिति का दास बन चुका था। आवाज खत्म होने के कुछ देर बाद ही उसे हल्का सा एक धक्का लगा। आंख खोली तो देखा सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। अब वो लड़की कुलदीप को देखकर घबराई सी आवाज में बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। तभी उस लड़की को महसूस हुआ कि उसके पीछे 4-5 लोग खड़े थे। उस लड़की ने घूमकर देखा तो ये वही लोग थे जिनसे वो भागती हुई कुलदीप से आकर लिपट गई थी। कुलदीप ने परिस्थिति को भांप लिया कि वो लड़की उन गुंडों से बच रही थी। एक हाथ से उसे पीछे करते हुए कुलदीप उन गुंडों का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया। कुलदीप ने एकदम फिल्मी अंदाज में एक के बाद एक उनकी पिटाई की। आखिर उसकी कराटे क्लास आज काम आ ही गई। कुलदीप को इस तरह लड़ते देख वो लड़की भी काफी हैरान रह गई। कुलदीप के कराटे के आगे वो लोग ज्यादा देर टिक न सके और जल्द ही वहां से भाग निकले। ये देखकर वो लड़की आगे आकर कुलदीप को कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक्स, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। कुलदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जिस स्थिति में थी ऐसे में कोई भी आपको बचाने के लिए आगे आता, मैंने कुछ अलग नहीं किया। फिर थोड़ा झुककर कुलदीप ने कहा, क्या मैं उस लड़की का नाम पूछ सकता हूँ जिसने अभी कुछ देर पहले मुझे किस किया था? इतना सुनते ही वो लड़की असहज हो गई। उस लड़की की बेचैनी देखकर कुलदीप ने बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। कुलदीप की बात को काटते हुए वो लड़की तपाक से बोल पड़ी, मेरा नाम सुहानी है। सुहानी? काफी अच्छा नाम है। कुलदीप ने कहा। सुहानी ने अब शर्माते हुए ही कहा,
आपने मुझे बचाया है। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। सुहानी देखने में अमीर लग रही थी। तभी कुलदीप के मन में ख्याल आया कि शायद वो उसे उस 7 सितारा होटल के अंदर ले जा सकती है। कुलदीप उससे ये सवाल करता उससे पहले ही सुहानी ने अपनी तरफ से उससे पूछ लिया, बहुत भूख लगी है, चलिए ना कुछ खाने चलते हैं। कुलदीप उसकी बात से हैरान हो गया। इतना कहकर सुहानी आगे बढ़ गई, लेकिन कुलदीप को पीछे वहीं खड़ा देख वो उसके पास आकर कहती है, ओह आई एम सो सॉरी, होप यू डोंट माइंड। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ डिनर पर आएंगे। कुलदीप सुहानी को देखकर मुस्कुराया और बोला, जी बिल्कुल। दोनों होटल के गेट पर पहुंच गए। वो दरबान अभी भी वहां थे। कुलदीप को देखकर एक दरबान आगे बढ़कर कुछ कहने ही वाला था, तभी सुहानी ने अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर दरबान को दिखाया। कार्ड देखकर दरबान हैरान रह गया। ये एक गोल्ड कार्ड था जो शहर के चुनिंदा लोगों के पास होता था। सुहानी के अलावा ये कार्ड उस 7 सितारा होटल के मालिक के पास था। कार्ड देखते ही दोनों दरबानों ने कुलदीप और सुहानी को सलाम किया और अंदर आने को कहा। उन्हें 10वें माले पर जाना था, इसलिए सुहानी कुलदीप को लेकर लिफ्ट में चली गई। ये उस होटल का लग्जरी रेस्टोरेंट था। यहाँ की शान और शौकत देखकर कुलदीप संकोच में आ गया और सुहानी से बोला, लेडीज फर्स्ट। दोनों डिनर कर रहे थे। तभी कुलदीप के मन में ख्याल आया कि राजीव ने कहा था कि अगर वो होटल में चला गया तो उसे कुछ बड़ा मिलेगा। कुलदीप मन ही मन बोला, होटल के अंदर तो मैं आ गया हूँ, अब मुझे क्या मिलेगा? मैं वो जानना चाहता हूँ। अगर राजीव की बात सच हुई तो आज मेरी लाइफ बदलने वाली है। डिनर खत्म करके कुलदीप सुहानी को वहीं इंतजार करने बोलकर खुद बाहर चला गया और फिर उसने अब तक जो भी हुआ था उसकी जानकारी राजीव को देने के लिए फोन जेब से निकाला। तभी उसे महसूस हुआ कि सामने वाले कमरे में कुछ लोगों की बहस हो रही थी। वो वहां छुपकर बहस सुनने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि ये बहस प्रॉपर्टी को लेकर हो रही थी और जिस आदमी से बहस हो रही थी उसकी जान को खतरा था। तभी उसे अंदर से एक गन शॉट की आवाज आई। इसे सुनते ही कुलदीप किसी बॉलीवुड हीरो की तरह उस कमरे के दरवाजे पर लात मारकर तोड़ता हुआ घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा गन शॉट दीवार पर चलाया गया था। अंदर कमरे में एक आदमी नीले सूट वाले लगभग 50 साल के आदमी का कॉलर पकड़कर खड़ा था और आदमी जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस नीले सूट वाले पर रिवॉल्वर तान कर खड़ा था। उस आदमी ने नीले सूट वाले को डराने के लिए ही हवा में फायरिंग की थी। कुलदीप को देखते ही वो दोनों आदमी उसकी तरफ गन तान लेते हैं और कहते हैं, वहीं रुक जाओ, ये मसला तुम्हारा नहीं है। जैसे आए हो वैसे ही उल्टे पैर लौट जाओ, वरना हमें एक पल नहीं लगेगा तुम्हारी लाश बिछाने में। पर कुलदीप ने उस आदमी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सीधा अपने कराटे स्किल उन दोनों पर आजमा लिए और कुछ ही पलों में दोनों ही जमीन पर धराशायी थे और उनकी गन कुलदीप के हाथ में। नीले सूट वाले आदमी का रौब जता रहा था कि वो एक मंझा हुआ बिजनेसमैन था और कोई बड़ा आदमी था जिसकी समाज में बड़ी पहचान थी। कुलदीप को देखकर वो आदमी काफी खुश हुआ और बोला, वेल डन बॉय, थैंक यू सो मच। आज अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मेरी जान जाने के साथ और बहुत कुछ गलत हो चुका होता। तुम एक काबिल इंसान हो। वो व्यक्ति कौन था ये जानने के लिए कुलदीप अब उतावला होने लगा। उसने पूछा, जी आप हैं कौन और ये लोग इस तरह आपके पीछे क्यों पड़े थे? आपको मारना क्यों चाहते थे? कुलदीप के सवालों को एक शब्द में जवाब देते हुए वो आदमी बोला, राघवेंद्र सिसोदिया। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा हो गया। कुलदीप एकदम शांत होकर उस आदमी को देखने लगा।
उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो राघवेंद्र सिसोदिया के सामने खड़ा था। राघवेंद्र सिसोदिया जो 7 सितारा होटल का मालिक था और इस जैसे उसके कई और होटल और रिजॉर्ट शहर और शहर के बाहर थे। अब राघवेंद्र ने उसे बताया, मेरे पास ऊपर वाले की दया से दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब मेरी उम्र हो चली है। बस दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी जायदाद को संभालने के लिए मेरा कोई बेटा नहीं है। शायद यही सोचकर कुछ लोग मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। खास तौर पर मेरे छोटे भाई का परिवार मुझसे ये प्रॉपर्टी हथियाने की पूरी कोशिश में है। अब वो दुखी मन के साथ आगे बोला, जिन 2 लोगों को तुमने अभी अभी गिराया है, उनमें से एक मेरा सगा भतीजा है और दूसरा मेरा अपना सगा भाई। वैसे मैं इन लोगों के नाम प्रॉपर्टी कर भी देता, पर दोनों ही निकम्मे हैं। वो मेरी इस मेहनत की कमाई को बर्बाद कर देंगे अपनी जुए की लत में। इसलिए मैं उनके नाम कुछ नहीं करना चाहता और यही कारण है हमारे बीच की इस रंजिश का। ये सब सुनकर छोटे गरीब परिवार का लड़का कुलदीप हैरान था। वो उनसे पूछ बैठा, कोई अपनों पर गोली कैसे चला सकता है? उसकी बात सुनकर राघवेंद्र मुस्कुराकर बोला, दौलत का लालच कुछ भी करा सकता है, किसी से भी। कुलदीप ने अपने सहज बर्ताव से राघवेंद्र का भरोसा जीत लिया था और इसी कारण आज वो उनके साथ उनके कमरे में कॉफी पी रहा था। कॉफी खत्म होते ही राघवेंद्र अपनी सीट से उठा और कोने में रखी लकड़ी की एंटीक अलमारी से एक पीले रंग का पैक निकाला। तभी उसके एक स्टाफ ने आकर राघवेंद्र को कुछ कागज पकड़ाया। कागज को पैक में डालकर राघवेंद्र ने उसे सील कर दिया और पैक कुलदीप को देने लगा। जी, ये क्या है? पैक पकड़ते हुए कुलदीप ने कहा। तभी राघवेंद्र ने अपनी गहरी आवाज में कहा, इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल तुम इसे यहाँ नहीं खोल सकते, घर जाकर आराम से इसे खोलना। इतना कहते हुए राघवेंद्र ने अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखा और कुलदीप से बोला, टाइम टू गो, मुझे बहुत से दूसरे जरूरी काम हैं, तुम कॉफी एंजॉय करो। ये कहते हुए राघवेंद्र वहां से ड्राइवर के साथ अपने दूसरे होटल चला गया। पैक में क्या हो सकता था, कुलदीप ये सोचता रहा। तभी उसकी कॉफी खत्म हो गई। जहां एक तरफ शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन राघवेंद्र से कुलदीप को कुछ पैकेट मिला था और वहीं दूसरी तरफ सुहानी रेस्तरां में अकेली बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सुहानी का ख्याल आते ही कुलदीप वहां से पैक लेकर रेस्तरां में चला गया। सुहानी गजलों में खोई हुई थी। तभी कुलदीप ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। ओह, तो तुम्हें भी गजलें पसंद है? सुहानी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें भी? मतलब क्या आपको भी गजलों का शौक है? सुहानी की बात से कुलदीप हंसते हुए बोला, बेहद। इसी बीच सुहानी की नजर कुलदीप के हाथ में मौजूद पैक पर पहुंची। उसने पूछा, इसमें क्या है और ये कहां से लिया है? अभी तो तुम खाली हाथ थे। सुहानी की बात का सहजता से कुलदीप ने जवाब दिया, ये तो मुझे नहीं पता और मैं अभी इसे नहीं खोल सकता। जिसने मुझे ये दिया है उसने मुझे इसे घर जाकर खोलने को बोला है और किसने दिया है मैं वो भी नहीं बता सकता। आई एम सॉरी। कुलदीप और सुहानी डिनर पूरा करके वहां से बाहर निकल गए। रास्ते भर कुलदीप और राजीव में कोई बात नहीं हुई थी। कुलदीप बस घर जाकर उस पैक को खोलने के लिए एक्साइटेड था। घर पहुंचकर कुलदीप ने उस पैक को खोला। उस पैकेट में रखे कागजों में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर कुलदीप के हाथ कांपने लगे। कुलदीप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने झट से राजीव को फोन मिलाया, लेकिन राजीव ने फोन नहीं उठाया। पर अपने हाथ में पकड़े कागजों को कुलदीप बार बार देख रहा था और बेचैन हो रहा था। कुलदीप पैक में मौजूद कागज को पढ़कर क्यों घबरा गया, जानने के लिए सुनते रहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? दरअसल कागजों में लिखा था कि राघवेंद्र ने अपना 7 सितारा होटल
द रॉयल पैलेस कुलदीप के नाम कर दिया था। तभी उसे याद आया कि राजीव ने उसे कहा था कि अगर वो होटल के अंदर चला गया तो उसे कुछ बड़ा मिल सकता था। क्या यही मिलना था उसे? कुलदीप समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसका मन तमाम तरह की उलझनों और सवालों से भर चुका था। वो खुद से सवाल किए जा रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि राघवेंद्र जी ने गलती से ऐसा कर दिया हो सकता है नाम लिखने में कोई गड़बड़ हो गई हो। अगर ये सच है तो मैं कैसे ये सब संभाल पाऊंगा? नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। मैं कल ही होटल जाकर उन्हें ये कागजात लौटा दूंगा। कुलदीप के मन में ये बातें लगातार घूमती रहीं और रात यूं ही बीत गई। कुलदीप ने तय कर लिया था कि वो सुबह सबसे पहले होटल जाकर राघवेंद्र को ये कागजात लौटा देगा। अभी कुछ पल की झपकी लगी ही थी कि अलार्म बज गया। कुलदीप ने रोज की तरह तैयार होकर अपने बॉस मेहता को फोन मिला दिया और उनसे आधे दिन की छुट्टी मांग ली। राजीव को बुलाकर कुलदीप उसके साथ होटल चला गया। रास्ते में कुलदीप ने ये सारी बात राजीव को भी बताई। ये सुनकर राजीव मुस्कुराता रहा। कुलदीप ने उसे बोला, मैं ये सब वापस करने जा रहा हूँ। मैं इसे नहीं रख सकता हूँ। इस पर मेरा कोई हक नहीं है। ये सुनकर राजीव हंसा और बोला, अच्छा तो वापस करके देख लो, अगर हो जाए तो। कुलदीप को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई, इसलिए वो बस चुप बैठकर होटल आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो होटल पहुंच गया। आज फिर उसे होटल के अंदर जाने के लिए कल शाम सुहानी का नंबर ले लिया था। सुहानी को फोन मिलाकर कुलदीप ने उसी होटल में दोबारा आने को कहा। किस्मत से सुहानी मान भी गई। कुलदीप होटल के कॉरिडोर में खड़ा सुहानी का इंतजार करता रहा। कुछ ही देर में सुहानी वहां एक लंबी सफेद गाड़ी में आ गई। दोनों की नजरें मिली और मुस्कान अपने आप ही दोनों के चेहरे पर आ गई। सुहानी ने आते ही पूछा, बताओ क्यों बुलाया कुलदीप? कुलदीप ने जवाब दिया, आपका एक एहसान है मैडम, सोचा बस वही चुका दूं। कुलदीप की बात से सुहानी हैरान हो गई। उसने नजरें तिरछी करते हुए कुलदीप से कहा, एहसान और मैंने किया? आप भी कैसी बात करते हैं? एहसान तो बल्कि आपने किया है मुझ पर मेरी जान बचाकर। पर तभी कुलदीप ने बोला, हम यहीं खड़े बातें करते रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? आज का लंच मेरी तरफ से। दोनों हंसकर अंदर चले गए। दोनों होटल के उसी 10वें माले में गए जहां वो कल शाम थे। आज सुहानी ने खाने का मेन्यू कुलदीप के सामने कर दिया और कहा, आज आप खिला रहे हैं इसलिए आपकी पसंद से खाऊंगी। कुलदीप मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि उसे 7 सितारा होटल का मेन्यू समझ नहीं आएगा, इसलिए उसने मेन्यू सुहानी को लौटाते हुए कहा, सच कहूं तो मैं ये भाषा नहीं समझ पाता। मुझे तो सीधे तौर पर फ्राई दाल, पुलाव, लच्छा पराठा ये सब समझ आता है। ये टोफू स्क्रैम्बल, समर सैलेड ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ता। तुम्हें जो ठीक लगे तुम मंगवा सकती हो, समझना मैंने ही ऑर्डर किया है। सुहानी कुलदीप की बात से हंस दी। उसने अभी तक सिर्फ बनावटी रंग ढंग और झूठे चेहरे ही देखे थे। दिखावे से भरी दुनिया में कोई ऐसा था जो पूरी तरह सच्चा था। सुहानी कुलदीप के बारे में और जानना चाहती थी। थोड़ी ही देर में कुलदीप ने सुहानी से कहा, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, होप यू डोंट माइंड। तुम म्यूजिक एंजॉय करो, मैं बस अभी आता हूँ। सुहानी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जहाँ एक तरफ सुहानी उसका इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुलदीप रेस्तरां से निकलकर सीधा राघवेंद्र के ऑफिस गया, जो 5th फ्लोर पर था। लेकिन राघवेंद्र वहां नहीं था। कुलदीप ने सोचा कि होटल के रिसेप्शन से राघवेंद्र की जानकारी मिल सकती थी, इसलिए वो लिफ्ट की तरफ चल दिया। इस समय वो 5th फ्लोर पर था, जहां प्राइवेट रूम थे। तभी वहां से गुजरते हुए कमरे से कुलदीप को जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये वही आवाज थी जिसका वो दीवाना था। कुलदीप ने कमरे की ओर देखा, तभी नव्या कमरे से हंसती हुई बाहर आती नजर आई। नव्या के साथ यश था। उसकी बेशर्मी को कुलदीप देखता रह गया। नव्या का ऐसा चेहरा उसने पहली बार देखा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही नव्या थी।
जिसके साथ कुलदीप का इतना गहरा रिश्ता था, फिर भी दोनों के बीच की मर्यादा बरकरार रही। कुलदीप हैरान था ये सोचकर कि यश से चंद दिनों की मुलाकात में नव्या इतना कैसे खुल सकती थी। तभी नव्या ने भी कुलदीप को वहां देख लिया। नव्या को यकीन नहीं था कि कुलदीप इतने बड़े होटल में अंदर कैसे आ सकता था। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि कुलदीप उसे ही ढूंढने वहां आया था। नव्या की बेशर्म हंसी अब शांत हो गई थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया था। कुलदीप की आंखों में हल्के आंसू तो आए थे, लेकिन नव्या का ये रूप देखकर कुलदीप अब उसकी ओर पलटकर देखना भी नहीं चाहता था। इसलिए अपने आंसुओं को छुपाते हुए बिना कुछ कहे कुलदीप वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गया। पर तभी नव्या ने उसे रोकते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? कुलदीप उससे बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जवाब देना सही नहीं समझा। तभी नव्या आगे बोल पड़ी, जरूर तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ आए हो। क्या किया है तुमने? अंदर कैसे आए तुम इस होटल के? तुम्हारी औकात तो इस होटल में चाय पीने भर की भी नहीं है, और तुम यहाँ आराम से टहल रहे हो। उन गार्ड ने तुम्हें अंदर आने ही कैसे दिया? नव्या बिना रुके बोलती जा रही थी और उसकी आवाज तेज होती जा रही थी, लेकिन कुलदीप अभी भी शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। तभी नव्या की नजर कुलदीप के हाथ में मौजूद पीले लिफाफे पर गई, जिसे देखकर वो बोली, क्या है ये? लिफाफे को देखकर कुलदीप को याद आया कि वो एक ही झटके में औकात से हैसियत तक का सफर तय कर चुका था। वो चाहता तो नव्या को एक झटके में शांत कर देता, लेकिन उसके अपने उसूल थे। उसे वो कागज नहीं चाहिए थे। उसे याद था कि वो कागज लौटाने आया था, लेकिन नव्या के बार बार पूछने पर उसने बस इतना कहा, इसके अंदर क्या है तुम्हें दिखा दिया तो तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं बचेगी। इसके कारण ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, और अगर चाहूँ तो तुम्हें 2 मिनट में यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। लिफाफे में ऐसा क्या था जो कुलदीप इतना अकड़ रहा था? ये सोचकर नव्या अब हर हाल में उस लिफाफे को देखना चाहती थी, इसलिए वो बोली, तुम देते हो या मैं तुम्हें देने को मजबूर कर दूं? ये कहकर नव्या कुलदीप को धमकाने लगी, पर कुलदीप पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो बोला, तुम्हें जो करना है कर लो। ये कहते हुए कुलदीप अपने रास्ते चल दिया। तभी नव्या चिल्लाने लगी, चोर चोर, जल्दी आओ सब, चोर! कुलदीप झटके से पीछे मुड़कर नव्या को देखने लगा। अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और उसने नव्या के कई नए चेहरे देख लिए थे। वो गुस्से में नव्या की ओर आकर कहने लगा, तमीजी है ये? इतने साल एक जानवर भी साथ रहे तो उसके लिए हमदर्दी जाग जाती है, और तुम्हें मेरे साथ ऐसा करते शर्म भी नहीं आती? कुलदीप को नव्या से बात करता देख यश भी वहां आ गया और कुलदीप का कॉलर पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नव्या से इस तरह बात करने की? इधर नव्या लगातार चोर चोर चिल्लाए जा रही थी, जिस कारण वहां होटल का स्टाफ और बाकी कई लोग इकट्ठा हो गए। जहां एक तरफ नव्या होटल के 5वें माले पर कुलदीप पर इल्जाम लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुहानी जो 10वें माले पर बैठी थी, उसका फोन बजा और फिर वो 5th फ्लोर की तरफ चली गई। सुहानी ने वहां पहुंचकर देखा कि कुलदीप कुछ लोगों के बीच खड़ा था। उसकी किसी से झड़प हो रही थी। होटल के स्टाफ में अफरा तफरी मची थी। ये देखकर सुहानी जल्दी से नीचे आ गई। वो भीड़ चीरती हुई कुलदीप के पास आने की कोशिश करती, लेकिन वहां हो रही बातों ने उसके कदम रोक दिए। यश कुलदीप से बोल रहा था, नव्या से दूर ही रहना। नव्या बोल रही थी, ये मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, वो भी चोरी करके। तभी भीड़ से आवाजें आने लगी, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। अब तो 7 स्टार होटल भी सुरक्षित नहीं रह गए। जहां एक तरफ 5th फ्लोर में कुलदीप की बेइज्जती हो रही थी, वहीं उसी फ्लोर पर खड़ी सुहानी इन बातों को सुनकर सबकी ओर हैरानी से देख रही थी। कुलदीप ने यश से अपना कॉलर छुड़वाया। तभी नव्या ने उसके हाथ से वो पीला लिफाफा छीन लिया। नव्या ने लिफाफा खोला तो उसमें कुछ कागज थे। उसने कागज बाहर निकाले। तभी यश उन कागजों को नव्या से लेकर पढ़ने लगा। पढ़ते हुए उसके मुंह से धीरे से निकला, ऐसा कैसे हो सकता है?
इतना कहते ही वो तेजी से कागजों को पलटने लगा। यश की ऐसी हालत देखकर कुलदीप को अच्छा लग रहा था। अब कुलदीप के चेहरे पर चमक आ गई थी। वो तिरछी मुस्कान भरे यश को देखता रहा। तभी नव्या ने उससे सवाल किया, ऐसा इसमें क्या लिखा है? यश ने बताया कि राघवेंद्र ने ये होटल कुलदीप के नाम कर दिया था। ये सुनकर वहाँ अचानक से हलचल मच गई। सब एक दूसरे से बात करने लगे। ये जरूर कोई फ्रॉड है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। ऐसे लोग देखने में भोले भाले होते हैं, लेकिन असल में बहुत खुराफाती होते हैं। पता नहीं क्या करके ये कागज बनवाए। सभी लोग एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे थे। तभी होटल का मैनेजर वहां पहुंच गया। उसने पूरा मामला सुना और कुलदीप को गलत समझ बैठा। उसने भी औरों की तरह कुलदीप से बदतमीजी से बात की और पुलिस बुलाने के लिए फोन में 100 नंबर डायल करने लगा। तभी नव्या आगे आ गई और कहने लगी, मुझे लगता है हमें वकील बुलवाना चाहिए। पहले वकील को कागज दिखा देते हैं। मैनेजर ने नव्या की बात मान ली और राघवेंद्र के वकील को वहां बुलवा लिया। वकील को इस बारे में जानकारी पहले से थी। वो वहां आकर सबके सामने वो कागज पढ़ने लगा और उसने बताया, कागज एकदम सही है। मैंने खुद राघवेंद्र के कहने पर ये कागज बनाए थे और अब इन कागजों के मुताबिक उस होटल का नया मालिक कुलदीप है। कुलदीप इस हकीकत से वाकिफ तो था, लेकिन वकील के मुंह से ये बात सुनकर कुलदीप को लगा जैसे फिर एक बार उसके नीचे से जमीन निकल गई हो। एक अजीब सी घबराहट उसके मन में आ गई। कुलदीप ने लड़खड़ाती जुबान में वकील से कहा, राघवेंद्र जी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। मैं ये नहीं ले सकता। तभी एक भारी आवाज आती है, किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती है कुलदीप। सबने घूम कर देखा। पीछे राघवेंद्र खड़ा था। भूरे रंग का टॉक्सीडो पहने कुलदीप के नजदीक आकर उसने कहा, ये समझो कि मैंने तुम्हारे एहसान का बदला चुका दिया। मुझे पता था तुम ये कागज लौटाने आओगे, इसलिए मैं रिसेप्शन में तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो बाकी लोगों की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। फिर बोला, हाँ ये सच है, इस होटल का नया मालिक कुलदीप है। जिसको भी इस बात से तकलीफ हो वो यहाँ से बाहर जा सकता है। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने कुलदीप को ये होटल क्यों दिया, उनको मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बेईमानों की भीड़ में मुझे बड़ी मुश्किल से एक ईमानदार मिला, जिसका ये होटल न जाने कब से इंतजार कर रहा था। इतना कहकर राघवेंद्र वहां से चला गया। अब दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा था। जो लोग कुलदीप का मजाक बना रहे थे, अब उनके मुंह पर ताला पड़ गया था। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। सबसे ज्यादा सदमे में नव्या और यश नजर आ रहे थे। नव्या को अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कुलदीप की इस नई हकीकत को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तभी सन्नाटे को चीरती एक आवाज आई। कुलदीप को एक झटका लगा। किसी ने उसके पैर को दबा लिया था। उसने नीचे देखा तो होटल का मैनेजर उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांग रहा था। माफ कर दीजिए सर, मैं आपके बारे में सही से नहीं जानता था। आगे से मैं आपको किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कुलदीप के पैर पकड़े मैनेजर गिड़गिड़ाने लगा। कुलदीप मैनेजर को उठाकर बोला, अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो इन दोनों को तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। और हाँ, दोबारा ये दोनों इस होटल के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। मैनेजर के लिए ये काम मुश्किल था। यश शहर के रसूखदार व्यापारी का बेटा तो था ही, साथ ही होटल का वीआईपी मेंबर भी था, जो अक्सर वहां आया करता था। लेकिन मैनेजर को फिलहाल अपनी नौकरी बचानी थी, इसलिए उसने तुरंत दोनों को बाहर निकालने के लिए कहा। इस बात पर यश मैनेजर को धमकी देने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैनेजर यश को नजरअंदाज करके वहां से चला गया। तभी गार्ड नव्या को वहां से खींचते हुए बाहर ले जाने लगे। दूर खड़ा राजीव कुलदीप में आए इस बदलाव को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो खुद से बोला, बहुत जल्द तुम मेरे गुलाम होगे। मैं जो चाहूंगा वही तुम करोगे। और इतना बोलकर वो हंसने लगा। इसके बाद राजीव कुलदीप को क्या करने के लिए कहेगा?
आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अ डेंजरस माइंड। गार्ड नव्या को खींचकर होटल से बाहर ले ही जा रहा था, तभी नव्या गार्ड से हाथ छुड़वाकर यश के पास भाग कर आई और वो यश का हाथ पकड़कर बोली, यश देखो ना, ये लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तभी एक गार्ड यश की तरफ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यश ने उसे कुछ इस तरह देखा मानो वो उसे धमकी दे रहा था। यश के बिना कुछ कहे ही गार्ड की नजरें नीचे हो गईं। पर अब मैनेजर बीच में आ गया और बोला, रुके क्यों हो, बोला ना इनको बाहर निकालो। मैनेजर की बात सुनकर गार्ड एक बार फिर से नव्या को पकड़कर ले जाने लगा। नव्या यश को कसकर पकड़े हुए थी, लेकिन गार्ड जब नव्या को खींचने लगा तब यश ने नव्या की पकड़ ढीली कर दी। नव्या उसका इशारा समझ गई कि यश मौका देखकर उससे दूरी बना रहा था। अब नव्या यश की ओर देखती हुई उसे बोली, मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। क्या हो गया है तुम्हें यश? देखो ये लोग मुझे ले जा रहे हैं और तुम कुछ भी नहीं कह रहे। उसे देखकर यश ने अपना मुंह फेर लिया, लेकिन बार बार नव्या की आवाज कानों में पड़ने के कारण आखिर यश चिल्लाकर बोला, क्यों बचाऊं मैं तुम्हें? तुम वही हो ना जिसने कॉलेज में मेरी बेइज्जती की थी? तुम मेरे पास पैसों की वजह से आई थी और मैं तुम्हारे पास बदला लेने के लिए, तुमसे भी और इस कुलदीप से भी। इतना कहते हुए यश कुलदीप की ओर घूम गया और बोला, ये हर बार मेरे रास्ते में आया, इसकी वजह से मुझे हर बार नीचा देखना पड़ा और इसके कारण ही तो तुमने मुझे ठुकराया था। मैंने तुम्हें इससे अलग कर दिया, मेरा मकसद पूरा हो गया, अब तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं। इतना कहने के बाद यश कुलदीप के करीब पहुंच गया और अपने हाथ मलते हुए धीरे से बोला, वैसे मजा आ गया। मुस्कुराते हुए वो नव्या की ओर मुड़ा और बोला, अरे नव्या, कल रात के लिए थैंक यू। कुलदीप को यश की ये बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। वो नव्या से चिढ़ गया था, लेकिन उससे प्यार भी तो करता था, इसलिए वो नव्या की बेइज्जती और यश की बेशर्मी को सहन नहीं कर पा रहा था। जहां एक तरफ नव्या और यश को निकाला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुलदीप को फिर से ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसे घुटन महसूस हुई। तभी उसके कानों में आवाज पड़ती है, मार दो इसे। उसकी बंद आंखों के सामने उसे किसी का धुंधला सा चेहरा भी नजर आया। कुलदीप समझ नहीं पा रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। इस दौरान कुलदीप के गले में पड़ा पेंडेंट हल्की रोशनी के साथ चमक रहा था, जिसका पता किसी को नहीं लग पाया था, खुद कुलदीप को भी नहीं। पर तभी कुलदीप मानो अपने होशो हवास खो चुका था। अब कुलदीप गार्ड के पास गया और गार्ड को हुक्म देते हुए बोलता है, मारो इसे, तब तक मारो जब तक ये अधमरा ना हो जाए। इस समय सब लोग होटल के बाहर थे। कुलदीप की बात सुनकर यश ने गार्ड से खुद को छुड़वाया और अपनी जैकेट झाड़ते हुए वहां से तिरछा मुंह बनाकर जाने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसे दो गार्ड्स ने घेर लिया और मारना शुरू कर दिया। कभी लात, कभी घूंसा, तो कभी डंडे से वो यश पर वार किए जा रहे थे। यश बहुत देर ये सब सहता रहा और नव्या वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी ये नजारा देख रही थी। गार्ड लगातार यश को मारे जा रहे थे और रुकने के लिए वो कुलदीप के एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। कुलदीप बस मुस्कुराते हुए यश को देखता रहा। इस दौरान कुलदीप के होठों पर एक अनजानी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो नव्या ने पहली बार देखी थी। कुलदीप के इतने साल साथ रहने के बाद भी उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि कुलदीप चींटी भी मार सकता था, लेकिन आज उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसका ऐसा बर्ताव नव्या ने पहली बार देखा था।
मानो वो कोई अलग कुलदीप हो। तभी गार्ड मारते मारते अचानक रुक गए। अब यश बेहोश हो चुका था। उसका चेहरा खून से सना था। नव्या हैरानी से कुलदीप को देखती रह गई। नव्या ये समझ चुकी थी कि यश ने जिस तरह उससे बात की थी वो कुलदीप को अच्छी नहीं लगी थी। वो उससे माफी मांगने के बारे में सोचने लगी और वो खुद से बोली, काश मैंने कुलदीप के साथ ऐसा बर्ताव ना किया होता। काश मैंने उसके प्यार की कद्र की होती। उसने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया? सिवाय धोखे और बेइज्जती के मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मुझे पता है उसने यश को इसीलिए मारा क्योंकि यश ने मेरी इंसल्ट की थी। क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? क्या कुलदीप मुझे माफ कर पाएगा? जहां एक तरफ कुलदीप ने यश को पिटवाया था, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर होटल के अंदर की तरफ सुहानी भी खड़ी थी। वो बहुत देर से ये सब होता देख रही थी। कुलदीप, यश और नव्या के बीच के मामले को वो अब कुछ कुछ समझ चुकी थी। सुहानी ने नव्या की निगाहों में पढ़ लिया था कि उसे कुलदीप से दूर होने का अफसोस था। नव्या जैसे ही कुलदीप से माफी मांगने के लिए आगे बढ़ी, अचानक से सुहानी वहां आ गई और कुलदीप से लिपट गई। वो कहने लगी, ओ कुलदीप, तुम तो मुझे भूल ही गए ना। मुझे अंदर छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? चलो ना अंदर आइसक्रीम खाने चलते हैं। ये देखते ही नव्या ने अपने कदम रोक लिए। नव्या ने अभी जो देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि कुलदीप एक दिन में इतना कैसे बदल गया। जहां एक तरफ नव्या कुलदीप के बदले रूप से हैरान थी, वहीं दूसरी तरफ कुलदीप सुहानी को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, "Oh, I'm so sorry। चलो अंदर चलते हैं।" इतना कहते हुए कुलदीप सुहानी को बाहों में भरे होटल के अंदर चला गया और नव्या दोनों को एक टक देखती रह गई। जहां एक तरफ नव्या कुलदीप को खड़ी होकर जाता हुआ देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुलदीप और सुहानी 10वें माले पर मौजूद उसी रेस्टोरेंट में वापस गए। वहां जाकर अपनी उसी टेबल पर बैठकर दोनों एक दूसरे को एक टक देखने लगे और फिर कसकर हंस दिए। हंसते हंसते कुलदीप अचानक से शांत होकर सुहानी को देखने लगा। उसे ऐसे शांत देखकर कुछ देर बाद सुहानी की हंसी भी बंद हो गई। उसने कुलदीप से कहा, क्या हुआ कुलदीप, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुलदीप ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सुहानी, तुमने नव्या के सामने जिस तरह से। ये कहते हुए कुलदीप की आंखें छलक आईं और उसने मुंह घुमा लिया। कुलदीप को अचानक अपने होठों पर एक हाथ महसूस हुआ। उसकी भीनी खुशबू ने कुलदीप को मदहोश कर दिया था। उसने नजरें उठाकर देखी तो सुहानी उसके बेहद करीब खड़ी थी। सुहानी कुलदीप से बोली, बहुत बोलते हो, तुम्हारी जिंदगी में अब मेरे अलावा कोई और नहीं आ सकता, तुम सिर्फ मेरे हो। कुलदीप सुहानी की नजरों से नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। कुछ पल के लिए मानो उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी थी। वो सुहानी की आंखों में डूबता जा रहा था। तभी सुहानी जोर से हंस दी और कुलदीप से थोड़ा दूर होकर बोली, घबराओ मत कुलदीप, मजाक कर रही हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें हर उस जगह मिलूंगी जहां तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। इतना कहते हुए सुहानी फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कुलदीप हड़बड़ा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नव्या से इतना सच्चा प्यार करने के बाद अचानक वो किसी और की तरफ इतनी जल्दी ऐसे कैसे खींचा जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो अपने खिंचाव को रोक क्यों नहीं पाता था। वो सुहानी को देखकर मुस्कुराया और बोला, फिर भी थैंक यू। तभी कुलदीप का फोन बजा। उसने जेब से फोन बाहर निकाला तो देखा कि राजीव उसे फोन मिला रहा था। कुलदीप ने फोन कान पर लगाकर हेलो कहा। तभी राजीव ने कहा, अब निकलो वहां से,
इतना कहकर राजीव ने फोन काट दिया। कुलदीप ने सुहानी से कहा उसे कुछ जरूरी काम करना है, जिसके लिए अब उसे घर वापस जाना होगा। इतना सुनते ही सुहानी का चेहरा उतर गया था। क्या हुआ सुहानी? कुलदीप ने उसे देखकर सवाल किया। सुहानी ने हल्की हंसी के साथ कहा, पर मैं कहाँ जाऊं? यहाँ तो मेरा कोई भी नहीं, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं किसी होटल में रुकूं। इस पर कुलदीप ने उससे सवाल किया, तो फिर तुम अब तक कहाँ रुक रही थी? सुहानी को इस सवाल की पूरी उम्मीद थी। उसने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया, मैं अपनी सहेली के घर पर रुकी हूँ, लेकिन इतना कहते हुए वो कुछ पलों के लिए रुक गई। इस पर कुलदीप ने सवाल किया, लेकिन क्या सुहानी? सुहानी ने हिचकिचाते हुए कहा, वहां रहने पर उसका भाई मुझे गलत नजरों से देखता है। हर थोड़ी देर में वो मेरे करीब आने के बहाने ढूंढने लगता है, मुझे छूने की कोशिश करता है। इतना कहते ही सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने कुलदीप का हाथ पकड़कर कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह सकती हूँ? बस कुछ दिनों के लिए। जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं अपने घर का इंतजाम कर लूंगी। तभी सुहानी अपने हाथों के दबाव को और कसते हुए बोली, मैं वहां लौटना नहीं चाहती। तुम्हारे साथ मुझे सुरक्षित महसूस होता है, प्लीज। सुहानी को इस हालत में देखकर कुलदीप उसे मना नहीं कर पाया। उसने धीरे से कहा, ठीक है। इसके बाद दोनों होटल के बाहर कॉरिडोर पर आ गए। तभी कुलदीप को पीछे से एक आवाज आई, अरे कुलदीप जी। कुलदीप ने मुड़कर देखा तो सामने वही वकील खड़ा था, जिसने थोड़ी देर पहले कागज पढ़कर बताया था कि होटल का नया मालिक कुलदीप था। कुलदीप उसे देखकर मुस्कुराया और उससे हाथ मिलाते हुए उसे थैंक यू कहने लगा। तभी वकील मुस्कुराकर बोला, मैं एडवोकेट रमन पटेल। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और कुलदीप को पकड़ा दिया। कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो बस एक कॉल कर दीजिएगा। वैसे मैं प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का काम भी करता हूँ। जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी होगी तो मुझे बताइएगा। मुझे लगता है कि आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। कुलदीप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी जरूर। इसके बाद रतन वहां से चला गया। कुलदीप बड़ी ही हैरानी से उसे जाते हुए देखता रहा और उसके कार्ड को अलट पलट कर देखने लगा। वो मन में सोच रहा था कि अभी तो उसे प्रॉपर्टी मिली है और अभी ये आदमी उसे बेचने की बात कर रहा है। तभी सुहानी बोली, चले? कुलदीप हाँ में सिर हिलाकर उसके साथ चलने लगता है। कुलदीप को याद आता है कि सुहानी कार से होटल आई थी, इसलिए वो सुहानी से पूछता है, तुम्हारी कार कहाँ है? सुहानी जवाब में कहने लगी, अरे वो मेरी कार नहीं थी, मेरी सहेली की थी, जिसके घर पर मैं रुकी हूँ। मुझे उसको कॉल करके बुलाना पड़ता है, लेकिन मैं तो अब तुम्हारे घर जा रही हूँ, तो मैं उसे क्यों बुलाऊंगी? उसकी बात पर कुलदीप मुस्कुरा दिया। कार तो कुलदीप के पास भी नहीं थी, लेकिन वो ये बात सुहानी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने सुहानी से कहा, वो मैं सोच रहा था कि वॉक करते हुए चलते हैं, वैसे भी घर पास में ही है। सुहानी मुस्कुरा कर बोली, ठीक है। इसके बाद दोनों कुलदीप के घर की ओर चल दिए। सुहानी की बातों से उसका किरदार मेल नहीं खा रहा था। कुलदीप को हैरानी थी। उसने खुद से मन में बोला, इनकम का कोई जरिया ना होने के बाद भी सुहानी इतने महंगे कपड़े, इतना महंगा पर्स, गोल्ड कार्ड, ये सब कैसे लिए थी? और तो और उसके पास वो कार्ड कहां से आया जो शहर के केवल कुछ ही लोगों के पास मौजूद था? सुहानी का उठने बैठने का तरीका उन आम लड़कियों की तरह नहीं है जो नौकरी के लिए यहाँ वहां भटकती थी। खैर, जो भी होगा सामने आ ही जाएगा अपने आप। फिलहाल कुलदीप के सवाल अपनी जगह थे और सुहानी की तरफ उसका खिंचाव अपनी जगह, इसलिए वो उसके साथ चल दिया। आखिर कौन थी ये सुहानी? क्यों वो कुलदीप के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें अ डेंजर। और सुहानी पैदल साथ में लंबी दूरी तक चलते चले गए। बातों बातों में दोनों को ही दूरी का पता नहीं चला। कुलदीप और सुहानी अब उस रास्ते पर आ गए थे
जहां कुलदीप रहता था। उस सड़क और उसके किराए के मकान की हालत देखकर सुहानी ने हैरानी जताई कि इतने बड़े होटल का मालिक ऐसे किसी इलाके में क्यों रह रहा था। तभी कुछ दूर और आगे चलने पर अचानक सुहानी की चीख निकल गई। वो देखो कुलदीप, वो क्या है? ये कहते हुए उसने कुलदीप को पीछे से कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। क्या है कुलदीप, क्या है वो? सुहानी लगातार कुलदीप से एक ही बात कह रही थी। उसके नाखून कुलदीप की बाहों में गड़ते जा रहे थे। कुलदीप ने अपनी गुनगुनी हथेली उसके हाथों पर रखते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं है सुहानी, तुम यूं ही घबरा रही हो। तभी सुहानी ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं कुलदीप, मैंने वहां एक साया देखा था। वो आगे जाकर रुक गया, जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। साये की बात सुनकर कुलदीप के माथे पर भी पसीना आ गया, क्योंकि कुलदीप को भी अक्सर ऐसा महसूस होता रहा कि उसे कोई देख रहा था या कोई साया उसका पीछा कर रहा था। सुहानी के साथ कुलदीप छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि वो खुद को सुहानी के आगे कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। कुलदीप आगे बढ़ते हुए बोला, घबराओ मत सुहानी, कुछ नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं हूं ना, आओ आगे बढ़ो। घबराहट कुलदीप के मन में भी थी, लेकिन अगर वो जताता तो सुहानी और भी ज्यादा घबरा जाती। तभी कुलदीप को गली के आखिरी छोर पर एक साया दिखाई दिया, जो सड़क पर एक से दूसरे कोने तक फैला था। तभी सुहानी भी बोल दी, वो देखो कुलदीप, मैं कह रही हूँ वहाँ कुछ है, मत जाओ आगे कुलदीप, रहने दो। सुहानी और कुलदीप इसी तरह धीरे धीरे चलते हुए लगभग उस साये के पास पहुंच गए थे। तभी सुहानी की घबराहट देखकर कुलदीप ने अपनी बाहों से सुहानी का हाथ छुड़ाया और बोला, घबराओ नहीं, यहीं खड़े रहो, मैं देखता हूँ। तभी सुहानी धीमे से बोली, कहाँ जा रहे हो कुलदीप? कुलदीप उसकी बातों को नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता गया। उसे जानना था कि आखिर जो उसे इतने दिनों से महसूस हो रहा था वो सच है या सिर्फ उसका भ्रम। कुलदीप जैसे ही उस साये के पास पहुंचा, वैसे ही कुछ गिरने की आवाज हुई। वो घबराकर दूसरी ओर देखने लगा। एक काली बिल्ली तेजी से वहां से भागी और सड़क पर दिखने वाला साया भी अब वहां नहीं था। खुद को संभालते हुए कुलदीप बोला, बिल्ली थी, तुम यूं ही घबरा रही थी। अब आओ, वैसे ही बहुत देर हो गई है, उसी की परछाई होगी। पर सुहानी को जैसे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। सुहानी घबराई सी एकटक कुलदीप को देखती रही। इसके बाद धीरे धीरे वो कुलदीप का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। वो लगातार इधर उधर देखती रही कि कहीं वाकई कोई साया था या वो सिर्फ बिल्ली की परछाई थी। थोड़ी देर में वो कुलदीप से बोली, तुम सोच रहे होंगे कि मैं भी कितनी पागल हूँ। मुझे ना हमेशा से ही अंधेरे से डर लगता रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है या फिर कहीं कोई साया है जो मेरा ही इंतजार कर रहा है। कुलदीप सुहानी की ओर मुस्कुरा के बोला, मुझे लगता है तुमने हॉरर मूवी कुछ ज्यादा ही देख ली है। इतना कहकर वो हंस देता है। तभी सुहानी कहती है, यहाँ मेरी जान निकल गई और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। चलते चलते दोनों नीतू आंटी के घर तक पहुंच गए। उसके छोटे से किराए के मकान को सुहानी ने नीचे से ऊपर तक देखा और बोली, तुम यहाँ रहते हो? मेरा मतलब इतने बड़े होटल के मालिक होकर यहाँ क्यों रहते हो? सुहानी के सवाल पर कुलदीप मुस्कुरा दिया। बेल बजाने के लिए कुलदीप ने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तब तक नीतू आंटी सामने नजर आ गई। कुलदीप को देखकर वो गेट खोलने आई। कुलदीप के सामने खड़ी सुहानी को नीतू आंटी ने ध्यान से देखा और सख्त लहजे में कुलदीप से बोली, मैंने कितनी बार बोला है तुमको कि समय पर आया करो, वरना बाहर ही रहो। इसके बाद आंटी सुहानी को आंखें फाड़कर ऊपर से नीचे देखने लगी। उनके इस तरह से देखने से सुहानी असहज महसूस करने लगी। तभी कुलदीप की ओर तिरछी नजर करते हुए आंटी ने पूछा, कौन है ये? कुलदीप ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, आंटी ये दोस्त है मेरी, अभी मुंबई आई है।
रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा। बस 1-2 दिन में इंतजाम हो जाएगा, तब तक यही मेरे साथ रहेगी। कुलदीप की बात सुनकर नीतू आंटी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आवाज ऊंची हो गई और कमर पर हाथ रखती हुई कुलदीप से बोली, तुम मेरे घर पर लड़की को लेकर आओगे और मैं आने दूंगी? क्या समझा क्या है तुमने मेरे घर को? कुलदीप आंटी को समझाने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि तभी आंटी तपाक से फिर से बोल पड़ी, एक तो तुमने 2 महीने का किराया नहीं दिया, ऊपर से मेरे घर लड़की को लेकर आ रहे हो। निकलो अभी के अभी यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलवाती हूँ तुम्हारे लिए। आंटी की इस बात पर कुलदीप बोला, कैसी बात कर रही हैं आंटी? इतनी रात में कहाँ जाऊंगा? जैसे तैसे तो यहाँ सिर छुपाने की जगह मिलती है। और ये क्या बात कर रही हैं आप किराए की? अभी 2 दिन पहले तो मैंने आपको 2 महीने का किराया एक साथ दिया था और मैंने बोला ना कि बचे हुए 2 महीने का मैं अगली सैलरी से दे दूंगा। आंटी कुलदीप की बात को काटते हुए बोली, मेरे को नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, मेरे को अब भी पैसे चाहिए। 2 महीने का पैसा निकालो, नहीं तो यहाँ नहीं रहने दूंगी। कुलदीप को आंटी की बात पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो मजबूर था, क्योंकि बचे हुए पैसों से वो नव्या के लिए पर्स खरीद चुका था और अकाउंट में अब केवल 10,000 रुपए ही बचे थे। अगर वो इन्हें भी खर्च कर देता तो उसे अगले 1 महीने तक खाने को वड़ा पाव भी नहीं मिलता। कुलदीप आंटी को समझाता रहा कि वो अगले महीने सबसे पहले आंटी को 2 महीने का किराया देगा, लेकिन आंटी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। अब कुलदीप अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और बोला, बहुत घमंड है ना आपको अपने मकान मालकिन होने पर। जिस तरह का व्यवहार आप मुझसे कर रही हैं, भगवान करे वैसा ही व्यवहार आपके साथ हो, तब आपको समझ आएगा कि कैसा लगता है। आंटी तभी हाथ झटकती हुई बोली, चल जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, किराया निकाल और दफा हो यहाँ से। आंटी अपनी बात कह ही पाई थी कि इतनी देर में अंदर से कमलेश अंकल, आंटी के पति, लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आए। दुबले शरीर और मोटी तोंद वाले कमलेश अंकल आंटी के पति थे। कमलेश अंकल ने मटमैला सा पजामा पहना हुआ था और बनियान पहन रखी थी। लड़खड़ाते कदमों से अंकल बाहर आकर आंटी से झल्लाते हुए बोले, ए नीतू, मैंने सुना इसने तेरे को 2 महीने का किराया दिया था, कहाँ है पैसे? चल पैसे निकाल। आंटी अंकल को झाड़ती हुई बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। अंकल ने और भी ऊंची आवाज करते हुए कहा, यहाँ क्या कर रहा हूँ मतलब? तू कौन होती है पूछने वाली? मेरा घर है, साली मेरे पैसों पर ऐश करती है और मुझसे अकड़ती है। इतना कहते हुए अंकल आंटी की कमर पर खुसी चाबी निकालने लगे। तभी आंटी ने अंकल को कसकर धक्का दिया और वो लड़खड़ाते हुए पीछे हो गए। इस बार अंकल को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और आंटी पर झपटते हुए उन्होंने आंटी के बाल पकड़ लिए और कहने लगे, तू धक्का देगी रे मेरे को? तभी अंकल को ऐसा करते देख कुलदीप बीच बचाव के लिए आगे बढ़ा और बोला, अरे अंकल ये क्या कर रहे हो? अरे अंकल छोड़ो, इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। कुलदीप ने ये कहते हुए आंटी को छुड़वा लिया। अब तक कुलदीप जान चुका था कि उसकी कही बातें सच हो जाती थीं। फिर भी गुस्से में वो खुद पर काबू नहीं कर पाया और उसने आंटी के लिए ऐसा बोल दिया। अभी उसके मन में इस बात के लिए पछतावा आया ही था और वो माफी मांगने ही वाला था कि आंटी एहसान फरामोशी दिखाते हुए कहने लगी, तुम क्यों बीच में पड़ता है? ये सब तेरे कारण हो रहा है। एक तो ये मेरे से सारा पैसा छीन लेता है और तू है कि महीनों का उधारी रखता है। अब तुम पैसे निकालो और निकलो यहाँ से। जहाँ एक तरफ कुलदीप और नीतू आंटी बहस में उलझे थे, वहीं दूसरी तरफ सुहानी ये सब देखकर हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुलदीप ऐसे माहौल में रहता था। इतने बड़े होटल के मालिक के पास किराए के भी पैसे नहीं थे। सुहानी के मन में कई तरह के सवाल आने लगे। उसने मन ही मन सोचा, आखिर कुलदीप यहाँ इन हालातों में क्यों रह रहा है? क्या वो किसी से छुपाना चाहता है कि वो इतने बड़े होटल का मालिक है, या फिर वो दोहरा जीवन जी रहा है? वो ये सब सोच रही थी और इन सभी सवालों के चलते सुहानी की दिलचस्पी कुलदीप में बढ़ती जा रही थी। तभी आंटी ने धक्का देकर कुलदीप को गेट से बाहर किया। निकलो तुम अभी के अभी, निकलो यहाँ से।
और उनके धक्के से कुलदीप लड़खड़ाते हुए सुहानी पर गिर गया। अब सुहानी ने कुलदीप को सहारा देने के बाद आंटी से कहा, कितना किराया है आपका? मैं अभी भरती हूँ, और हमें आपके इस मिडिल क्लास घर में रहने का कोई शौक नहीं है। इतना सुनते ही आंटी कमर पर हाथ रखते हुए सुहानी की ओर बढ़ी और बोली, आय हाय, मिडिल क्लास, और ये इस कुलदीप का क्या क्लास है? बात आगे ना बढ़े और सुहानी को उसके बारे में ज्यादा कुछ ना पता चल सके, इसलिए कुलदीप आंटी की बात काटते हुए बोला, आंटी आप उससे क्यों उलझ रही हो? मैंने बोला ना कि मैं अगले महीने पैसे दे दूंगा। अब सुहानी बोली, रहने दो कुलदीप, तुम्हें इनसे मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे लिए। हाँ आंटी, कितने पैसे हुए? सुहानी ने कहा और पैसे ट्रांसफर करने के लिए पर्स से फोन निकाल लिया। ये सुन कुलदीप बोला, सुहानी ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। कुलदीप सुहानी को मना करने लगा, तभी आंटी चट से बोल दी, 10,000 रुपए महीना। अब आंटी को लालच आ गया था, क्योंकि अकाउंट में पैसे आने पर अंकल उनसे जबरदस्ती पैसे छीन नहीं सकते थे। इससे पहले कि कुलदीप सुहानी को रोक पाता, आंटी झट से अपना नंबर बोलने लगी। इधर आंटी ने नंबर बोला, उधर अगले मिनट ही उनके अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। आंटी को फोन दिखाते हुए सुहानी ने कहा, 1 महीने का पैसा पकड़ो, आगे से यहाँ रहना ही नहीं है, चलो कुलदीप यहाँ से। तभी कुलदीप ने बताया कि उसका कुछ जरूरी सामान कमरे में है, वो उसे लेने जाना होगा। कुलदीप और सुहानी कमरे में चले गए। कुलदीप ने अपना सारा सामान एक बड़े बैग में इकट्ठा करना शुरू किया। कुलदीप के कमरे में बस जरूरत भर की गिनी चुनी चीजें थीं। ये देखकर सुहानी अभी भी एक ही बात सोच रही थी, कुलदीप यहाँ कैसे रह सकता है? क्यों रहता है वो यहाँ? ये सवाल लगातार सुहानी के दिमाग में घूम रहा था। तभी बैग बंद करते हुए कुलदीप ने सुहानी से कहा, सुहानी, मुझे तुम्हारा आंटी को पैसे देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। कल शाम ही तो हम मिले थे, हमें मिले सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं, और तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, जबकि तुम खुद यहाँ काम की तलाश में आई हो। कुलदीप लगातार बोले जा रहा था और सुहानी मुस्कुराते हुए उसकी बात सुने जा रही थी। तभी वो कुलदीप के करीब आई और उसके होठों पर फिर एक बार हाथ रखकर उसे चुप करवा दिया। इस बार सुहानी पहले से और भी ज्यादा करीब थी। उसकी सांसों की गर्माहट कुलदीप को महसूस हो रही थी। सुहानी से आती खुशबू कुलदीप को उसकी ओर खींच रही थी। कुलदीप असहज होने लगा। तभी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए सुहानी बोली, कितना बोलते हो तुम? और ये कहकर वो पीछे हो गई। आंखों में हल्के आंसू के साथ सुहानी आगे बोली, एहसान तो तुमने मेरे ऊपर किया है। तुम भी तो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन तुमने भी तो मेरी मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इसके बाद कुलदीप की तरफ पीठ घुमाकर बोली, फिर भी अगर तुम मेरी मदद को एहसान मान ही रहे हो तो तुम उसे चुका सकते हो। इतने बड़े होटल के मालिक हो जो कि फाइनेंशियल सेंटर बिल्डिंग से जुड़ी हुई है। होटल का एक छोटा सा हिस्सा तो तुम मेरे नाम कर ही सकते हो। सुहानी की आवाज में कशिश थी, लेकिन अगले ही पल उसकी चुलबुली हंसी फूट गई और वो बोली, मजाक कर रही थी, मुझे सीरियसली मत लेना, मुझे समझना आसान नहीं। अब कुलदीप सुहानी को तीखी निगाहों से देखने लगा और उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, अगर मैं समझना चाहूँ तो? ये कहते हुए कुलदीप सुहानी के करीब आ गया था और उसके बालों को गाल से हटाता हुआ बोला, होटल का एक हिस्सा तो क्या, पूरा होटल ही तुम्हारे नाम कर दूं, बस मेरी एक शर्त है। ये कहकर कुलदीप पीछे हट गया और सुहानी ने कहा, शर्त? कैसी शर्त? कुलदीप सुहानी के सामने क्या शर्त रखने वाला था? सुहानी का किरदार उलझा हुआ क्यों लग रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए अ डेंजरस। गई। उसने कुलदीप से शर्त के बारे में पूछा और तभी कुलदीप ने पलटकर अपना बैग उठाया और सुहानी के पास आकर बोला, शादी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। कुलदीप ने इसके आगे सुहानी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया।
इतना कहते ही वो तेज कदमों से नीचे चला गया। कुछ पलों के लिए सुहानी को समझ नहीं आया कि ये एक मजाक था या फिर सच। इसके बाद कुलदीप ने राजीव को बुला लिया और दोनों वहां से निकल गए। राजीव के हाव भाव कुछ बदले से थे। जैसे ही उसने सुहानी को देखा, उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी। राजीव ऑटो चलाते समय उसमें लगे रियर मिरर में लगातार सुहानी को देख रहा था और सुहानी ने ये नोटिस कर लिया था। कुलदीप ऑटो में हो रही इन बातों से अनजान था। तभी सुहानी सीधी बैठ गई और एक टक राजीव को देखने लगी और फिर अचानक राजीव की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। आह! यूं चिल्लाते हुए राजीव ने एक बाह से अपनी आंख ढक ली। क्या हुआ भैया? कुलदीप ने तुरंत ही पूछा। इसी दौरान ऑटो भी इधर उधर होकर चलने लगी। राजीव ने बस सुहानी को घूरा और बोला, कुछ नहीं, शायद बुरी नजर लग गई। जहां एक तरफ सुहानी और राजीव के बीच कुछ अनकही खींचातानी चल रही थी, वहीं इसी दौरान कुलदीप के गले में लटके लॉकेट से फिर एक बार रोशनी निकली। इस बार ये रोशनी कुलदीप को भी नजर आई, लेकिन ये कहां से आई कुलदीप समझ नहीं पाया। पर सुहानी और राजीव इस रोशनी से बेखबर थे। जहां एक तरफ ऑटो में लॉकेट की रोशनी पूरी बिखर चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ अचानक कुलदीप को राजीव और सुहानी नजर आने बंद हो गए और उसकी नजरों के सामने का नजारा बदल गया। अचानक उसने खुद को ऑटो नहीं बल्कि एक महंगी गाड़ी में बैठे देखा। वो खुद से बोला, ये मैं कहां आ गया हूँ? ये सपना है या सच? अभी तो मैं मुंबई की सड़कों में ऑटो में था सुहानी के साथ, और अब इस कार में कैसे आ गया? तभी कुलदीप की नजर गाड़ी के बाहर गई तो उसने देखा कि उसकी कार पहाड़ी पर चढ़ रही थी। पहाड़ी के ऊपर एक घर भी नजर आ रहा था जो उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। अब कुलदीप फिर से बोला, ये मैं पहाड़ी पर कैसे आ गया? मैं तो मुंबई में था। तभी अचानक उसे सामने एक बड़ा पत्थर नजर आया और कुलदीप को एक जोर का झटका लगा। इसी के साथ उसके कानों में आवाज पड़ी, चलो कुलदीप। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो बगल में बैठी सुहानी उसे चलने के लिए कह रही थी। ये देख कुलदीप को समझ आया कि जो उसने देखा वो उसका भ्रम था और उसने खुद से सोचते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी मैं कार में था और अब फिर से ऑटो में। ये मेरा वहम था या सच? थोड़ी ही देर में दोनों होटल में पहुंच गए। कुलदीप होटल में अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा, आखिर किससे मैं अपने मन की बात कहूं? क्या करूं? कैसे पता चलेगा कि ये सब सच है या भ्रम? ये सारी बातें उसे परेशान कर रही थी। तभी कुलदीप को राजीव का ख्याल आया। उसे पता था कि राजीव जरूर उसकी बात सुनेगा। उसने तुरंत ही राजीव को फोन मिला दिया। कुलदीप अपनी बात कह पाता इससे पहले ही राजीव ने कुलदीप से कहा, कल आपसे मिलने कोई आएगा, उसे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर आप उसकी मदद करते हैं तो आपको बदले में इनाम मिल सकता है। इतना कहकर राजीव ने अपनी तरफ से फोन काट दिया। एक इनाम के बाद दूसरा, ये सोचकर कुलदीप मुस्कुरा दिया और अपने दिमाग में चल रही हर बात को उसने इग्नोर कर दिया और खुद से बोला, वारी किस्मत, जागी तो ऐसी, हर बॉल पे 6। ये सोचते हुए उसे थोड़ी ही देर में नींद लग गई। तभी वो चौंक कर उठ गया। उठने पर उसने देखा कि वो होटल के मुलायम बिस्तर पर था। फिर भी उसे उस कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। कुलदीप ने बिस्तर के सिरहाने लगी लाइट खोलकर देखी तो सामने सुहानी खड़ी थी। खुले बाल, सैटिन सिल्क की लाल नाइटी में वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वो कुलदीप को देखते हुए मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर भी कुलदीप उसको इस तरह देखकर घबरा गया। वो सोचने लगा कि आखिर सुहानी रात के इस वक्त उसके कमरे में क्या कर रही थी और वो इस तरह उसे क्यों देखे जा रही थी।
बिस्तर से उठते हुए उसने कहा, अरे सुहानी, तुम यहाँ कैसे? सुहानी ने अपना माथा उंगलियों से दबाते हुए कहा, वो मुझे सिरदर्द हो रहा था तो मैं पूछने आई थी कि तुम्हारे पास कोई दवा है क्या? इसके बाद वो कुलदीप के पास आकर उसके माथे पर हाथ रखती हुई बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ऐसे क्यों कर रहे थे? सुहानी की बात पर कुलदीप चौंक गया और उसने पूछा, ऐसे मतलब कैसे? क्या कर रहा था मैं? अब सुहानी ने कहा, तुम नींद में घबराए हुए से थे, बिस्तर पर मछली की तरह चटपटा रहे थे, शायद तुमने कोई सपना देखा हो। ये सुनते ही कुलदीप बिस्तर पर बैठ गया और अपने बालों को मुट्ठी में भरते हुए बोला, वो मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं किसी पहाड़ी की चोटी से नीचे गिर रहा हूँ। एक बहुत गहरी खाई है जिसमें मैं समाने जा रहा हूँ और ऐसा लगता है जैसे वहां से लौटना कभी संभव नहीं हो सकेगा। इस बात पर सुहानी ने मेज पर रखी पानी की बोतल कुलदीप को पकड़ाते हुए कहा, परेशान मत हो, लो पानी पी लो, सपना ही तो है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये कहकर सुहानी वहां से जाने लगी। कुलदीप ने सुहानी को रोका और कहा, तुम दवा लेती जाओ। इसके बाद उसने अपने बैग से सिरदर्द की गोली निकालकर सुहानी को दे दी। दवा लेकर सुहानी वहां से चली गई और कुलदीप फिर से सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ऐसे ही पूरी रात बीत गई। अगली सुबह वो अपने एक केबिन में जाकर बैठ गया जो रिसेप्शन के पास ही था। कुलदीप को राजीव की बात याद थी। कुलदीप ने मन ही मन सोचा, कल राजीव ने कहा था कि आज कोई आएगा जिसे मदद की जरूरत होगी और अगर मैंने उसकी मदद कर दी तो मुझे कुछ मिलेगा। कौन होगा? उसे क्या चाहिए होगा? क्या मैं उसकी मदद कर पाऊंगा या फिर नहीं? और क्या मिलेगा मुझे उसके बदले में? यही सब बातें उसके दिमाग में चलने लगी और सोचते सोचते कुछ घंटे बीत गए। कुलदीप लगातार हर आने जाने वाले शख्स को देख रहा था। तभी उसने देखा, कुछ घंटों बाद उसे रिसेप्शन पर एक आदमी दिखा जो कुछ परेशान सा लग रहा था। कुलदीप ने अपने सामने रखे इंटरकॉम फोन की मदद से रिसेप्शन में कॉल की। कुलदीप ने फोन पर पूछा, हेलो, ये आदमी जो अभी अभी आया है, ये क्या चाहता है? सामने से आवाज आई, सर ये होटल के पुराने मालिक राघवेंद्र से मिलना चाहता है। ये सुन कुलदीप बोला, उसे मेरे केबिन में भेज दो। सामने से आवाज आई, जी सर। और फिर कुलदीप ने फोन रख दिया। कुछ ही पलों बाद वो आदमी कुलदीप के केबिन में था। मालिक बचा लो मालिक। ये कहते हुए वो आदमी अंदर आकर कुलदीप के पैर पकड़ लेता है। कुलदीप ने उस आदमी को उठाया और मेज के सामने रखी कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, पहले आप यहाँ आराम से बैठिए, ये लीजिए पानी पीजिए, फिर तसल्ली से बताइए कि क्या बात है। पानी की 2 घूंट भरने के बाद उस आदमी ने ग्लास मेज पर रख दिया और फिर कुलदीप से कहने लगा, मैं यहीं पास वाली बस्ती में रहता हूँ। बस्ती में कुछ साल पहले ही हमारे घर हमारे नाम पर चढ़ा दिए गए थे। इसके लिए हमसे 1-1 लाख रुपए भी लिए गए थे, लेकिन अब चंदेल कंस्ट्रक्शन वाले हमें परेशान कर रहे हैं। उनके पास जमीन के कागज हैं जिसमें वहां मौजूद लगभग 50 घरों की जमीन भी शामिल है। कल रात चंदेल कंस्ट्रक्शन के 2 लोग हमें घर खाली करने के लिए बोल गए हैं। आप ही बताओ साहब, हम सब कहाँ जाएंगे? मैं बहुत उम्मीदों से आपके पास आया हूँ, आप ही हमें बचा सकते हैं साहब। कुलदीप उस आदमी की बात को ध्यान से सुनता रहा। कुलदीप ने खुद से कहा, राघवेंद्र जी काफी सोशल वर्क करते थे, मुझे भी करना चाहिए। वैसे भी बड़ा पद और ज्यादा पैसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ आते हैं। तभी वो आदमी बोल देता है, राघवेंद्र जी, मैंने आपकी भलाई के कई किस्से सुने हैं, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। उस आदमी के मुंह से राघवेंद्र का नाम सुनकर कुलदीप चौंक जाता है और मन में सोचता है, ओह, तो ये मुझे राघवेंद्र समझ रहा है। इसे पता ही नहीं है कि इस होटल का मालिक बदल चुका है और अब राघवेंद्र यहाँ नहीं रहता। इसके बाद कुलदीप उस आदमी से कहता है, आप परेशान मत होइए, अपने और बाकी लोगों के मकान के कागज मुझे लाकर दिखा दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये बस्ती आपकी है और आप ही यहाँ रहेंगे।
कुलदीप की बातों में तसल्ली थी। उस आदमी ने झट से किसी को फोन करके सभी कागजात होटल में लाने के लिए बोल दिया। तभी कुलदीप को याद आया कि कंस्ट्रक्शन के मामले में एडवोकेट रमन ने कल ही उससे बात की थी। इसके बाद कुलदीप ने अपनी जेब से रमन का कार्ड निकाला और उस पर लिखा नंबर मिलाया। फोन उठाने पर कुलदीप ने रमन को जल्द से जल्द होटल आने को कहा। कुछ ही देर में वो आदमी कागजात लेकर होटल पहुंच गया और उसके कुछ देर बाद ही एडवोकेट रमन भी वहां आ गए। एडवोकेट रमन कुलदीप को उसके नाम से बुलाने ही वाले थे कि कुलदीप ने उन्हें इशारा करके उसका नाम लेने से मना कर दिया। कुलदीप नहीं चाहता था कि बस्ती वालों का भरोसा टूटे, क्योंकि वो राघवेंद्र पर भरोसा करके वहां मदद की आस लेकर आए थे, कुलदीप पर नहीं। कुलदीप ने एडवोकेट रमन को सारी बात बताई और सभी कागजात दिखाए, जिस पर एडवोकेट रमन बोलते हैं, हाँ कागज तो सभी सही हैं, लेकिन मुझे देखना है कि चंदेल सही है। इसके लिए मुझे उनके भी कागज देखने होंगे। मैं एक काम करता हूँ, कोर्ट में स्टे की दरखास्त लगा देता हूँ। इसके बाद कुलदीप ने उस आदमी को कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे कि आपकी बस्ती को कुछ भी ना हो। जहां एक तरफ कुलदीप के तसल्ली देने के बाद वो आदमी होटल से चला गया, वहीं दूसरी तरफ कुलदीप और रमन चंदेल कंस्ट्रक्शन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। एडवोकेट रमन ने अपनी तरफ से सभी जरूरी कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। इस बीच कुलदीप को चंदेल कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चला कि चंदेल कंस्ट्रक्शन की 8 प्रॉपर्टी फर्जी थी और इसी तरह उन्होंने ये जमीनें भी हड़पी थी। किसी जमीन पर आज महंगा रेस्टोरेंट खुला था तो किसी में बार। ये सब देखकर कुलदीप ने रमन के साथ मिलकर चंदेल कंस्ट्रक्शन के 2 रेस्टोरेंट गिरवाने की सोची, ताकि उनका ध्यान बस्ती की तरफ से हट जाए। ये दोनों ही उनके सबसे ज्यादा चलने वाले रेस्टोरेंट थे। कुछ ही दिनों में कोर्ट के पेपर्स आ गए। जिस दिन उन्हें इस एक रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चलाना था, वहां बहुत भीड़ जमा थी। एक तरफ बस्ती के लोग थे जो राघवेंद्र जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ चंदेल कंस्ट्रक्शन के गुंडे भी थे। साथ ही वहां पुलिस वाले खड़े थे ताकि किसी तरह की हिंसा ना भड़के, और महानगर पालिका के लोग भी मौजूद थे जो बुलडोजर चलाने वाले थे। तभी वहां एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी से यूं तो कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन सबको ये पता था कि गाड़ी के अंदर विक्रम चंदेल ही है। हर कोई चिल्ला रहा था, विक्रम चंदेल मुर्दाबाद। लोगों की भीड़ के बीचों बीच वो चंदेल कंस्ट्रक्शंस की गाड़ी ऐसे खड़ी थी मानो अंदर बैठे हुए आदमी को किसी चीज से फर्क ही न पड़ रहा हो। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और गाड़ी का हल्का सा शीशा खुला और उस आदमी ने कुलदीप की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब इसी ने करवाया है। जहां एक तरफ चंदेल कंस्ट्रक्शंस की गाड़ी बीचों बीच खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ विक्रम के गुंडों ने कुलदीप को घेर लिया। उस जगह बहुत शोर था। अचानक कुलदीप को झटका लगा, वो गिर गया। उसे किसी ने धक्का दिया था। कुछ लोग उसे बुरी तरह बेरहमी से मार रहे थे और वो खुद को बचाने के लिए छटपटा रहा था, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। कुलदीप के कपड़े फट गए थे। उसके चेहरे और शरीर के अलग अलग हिस्सों से खून आ रहा था और फिर एक आदमी कुलदीप के सामने चाकू लेकर बढ़ने लगा और उसने वो चाकू कुलदीप के पेट में घुसा दिया। इसी के साथ कुलदीप की चीख ने वहां मच रहे शोर शराबे को शांत कर दिया। कुलदीप के सपनों का क्या मतलब है? अब क्या होगा कुलदीप के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए अ डेंजरस माइंड। को झटका लगा, वो गिर गया। उसे किसी ने धक्का दिया था। कुछ लोग उसे बुरी तरह बेरहमी से मार रहे थे और वो खुद को बचाने के लिए छटपटा रहा था, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। कुलदीप के कपड़े फट गए थे
और फिर एक आदमी कुलदीप के सामने चाकू लेकर बढ़ने लगा और उसने वो चाकू कुलदीप के पेट में घुसा दिया। इसी के साथ कुलदीप की चीख ने वहां मच रहे शोर शराबे को शांत कर दिया। तभी वहां पर किसी ने ताली बजाई और कुलदीप, जो अभी अभी चाकू लगने से चीखते हुए गिर गया था, उसे जैसे होश आ गया। उसने अपने आसपास देखा तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो ठीक खड़ा था और उसे कोई चाकू नहीं लगा था। उसे एक बार फिर सिर्फ भ्रम हुआ था। अब विक्रम चंदेल ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ? मुझे देखकर ये हालत हो गई? मुझसे ये दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। पर अब खुद को संभालते हुए कुलदीप बोला, कौन किस पर भारी पड़ेगा ये बात की बात है, देखेंगे क्या होगा। उसके बाद कुलदीप ने एक इशारा किया और विक्रम के रेस्टोरेंट पर बुलडोजर जा टकराया और इसी के साथ कुछ ही देर में वहां रेस्टोरेंट धराशायी हो गया और हर तरफ लोगों की भीड़ के नारे लगने लगे। विक्रम वहां से निकल गया और धीरे धीरे भीड़ भी छट गई। सबके जाने के बाद एडवोकेट रमन भी वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने कुलदीप को बोला, अब तुम परेशान मत होना, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि ये विक्रम चंदेल उस बस्ती की तरफ देखेगा भी नहीं। कुलदीप के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। वो वापस अपने होटल चला गया। शाम करीब 4 बजे उसके पास एडवोकेट रमन का फोन आया। वो बोला, बस्ती नहीं टूटे उसका स्टे मैंने ले लिया है, पर इस काम को करने में काफी खर्चा हुआ है। ये सुनकर कुलदीप बोला, कितना? तो एडवोकेट रमन ने जवाब दिया, लगभग 50,000। इतनी बड़ी रकम सुनकर कुलदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर खुद को संभालते हुए उसने जवाब दिया, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। फोन रखने के बाद कुलदीप ने खुद से बोला, यहाँ खुद के घर का भाड़ा भरने के पैसे थे नहीं और अब दूसरों के घर को बचाने के लिए मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। मैं इन बस्ती वालों का किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। पर उस दिन ये राजीव कुछ इनाम की बात कर रहा था ना, क्या पता उसी से कुछ इंतजाम हो जाए। वो सोच ही रहा था कि राजीव का फोन आ गया। उसने कहा, तुम्हें अपना इनाम लेने के लिए उसी रेस्टोरेंट के सामने जाना होगा जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही गिरवाया था। राजीव की बात मानकर कुलदीप तुरंत ही वहां से निकल गया। वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सुहानी पहले से ही मौजूद थी। कुलदीप ने हैरानी से खुद से कहा, सुहानी यहाँ क्या कर रही है? कुलदीप को देखकर सुहानी ने सफाई देते हुए खुद ही बताया, मैं यहाँ मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई थी। यहाँ आकर देखा कि जिस रेस्टोरेंट में इंटरव्यू देना था वही गिर गया है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कुलदीप सुहानी को कुछ बताता उससे पहले ही उसकी नजर कुछ दूर खड़े राघवेंद्र पर पड़ी। राघवेंद्र लाल रंग की एक लग्जरी गाड़ी के साथ वहां खड़ा था। वो हमेशा की तरह ही रईस और शानदार दिख रहा था। सुहानी को टोकते हुए कुलदीप ने कहा, 1 मिनट, मैं अभी आया। ये कहकर कुलदीप राघवेंद्र की तरफ बढ़ गया। दह चुके रेस्टोरेंट को राघवेंद्र बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अरे राघवेंद्र जी, आप यहाँ? कुलदीप की आवाज ने राघवेंद्र का ध्यान अपनी ओर खींचा। अरे कुलदीप, कैसे हो? राघवेंद्र ने बड़े ही जोश के साथ कुलदीप के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तभी उसने आगे कहा, वेल डन बॉय, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। राघवेंद्र की बात से कुलदीप सोच में पड़ गया। वो खुद से ही पूछने लगा, ये किस अच्छे काम की बात कर रहे हैं? अगर इस रेस्टोरेंट को गिरवाने की बधाई दे रहे हैं तो इन्हें कैसे पता चला कि ये मैंने करवाया है? और तो और इनको इसमें इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्या ये यहाँ इसे ही देखने आए थे? राघवेंद्र को एकटक देखते हुए कुलदीप ये सोचता रहा। तभी राघवेंद्र ने कुलदीप से कहा, अगर तुम्हें होटल ही जाना है तो चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं, मैं भी उसी रास्ते जा रहा था। कुलदीप राघवेंद्र को मना ही करने वाला था, तभी पीछे से सुहानी की आवाज आई, जी बिल्कुल,
अगर आप जा ही रहे हैं तो हम भी चले चलते हैं, क्यों है ना कुलदीप? होटल आ गया था और होटल के वीआईपी एंट्रेंस की पार्किंग पर राघवेंद्र ने गाड़ी पार्क कर दी। अब कुलदीप सोचने लगा कि राघवेंद्र उन्हें बाहर से छोड़ते हुए भी तो जा सकते थे। वो राघवेंद्र को समझ नहीं पा रहा था। तभी राघवेंद्र कुलदीप के सामने आकर खड़ा हो गया और कुलदीप से बोला, ज्यादा मत सोचो कुलदीप, मैं तुम्हारी समझ में नहीं आऊंगा। हाँ, मैं वहां उस टूटे रेस्टोरेंट को देखने गया था। ये कहते हुए राघवेंद्र ने कुलदीप के हाथ पर लाल गाड़ी की चाबी रख दी। राघवेंद्र को ऐसा करते देख कुलदीप ने हैरानी से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? राघवेंद्र मुस्कुराकर आगे बढ़ गया और कुलदीप का जवाब देते हुए कहने लगा, कुलदीप, मैं जो कुछ भी करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। ये गाड़ी मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। अरे भाई, इतने बड़े होटल के मालिक हो, कब तक यूं ही ऑटो में घूमते रहोगे? अब तुम्हें बदलना होगा, पुराना छोड़कर नया अपनाना होगा। मेरी मानो तो तुम उस राजीव का साथ भी छोड़ दो। मैं तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को इनाम समझकर रख लो। राघवेंद्र की बातें सुनकर कुलदीप ने कहा, इनाम? कैसा इनाम? इस पर राघवेंद्र ने गंभीर होकर जवाब दिया, चंदेल कंस्ट्रक्शन, मेरे जीवन का सबसे बड़ा कांटा। कहने को ये मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन इनसे बड़ा दुश्मन मेरा और कोई भी नहीं। बहुत गहरी चोटें मिली हैं मुझे चंदेल से। उनको लगने वाली हर चोट मेरे दर्द पर मरहम है और आज ये मरहम तुमने लगाया है, इसलिए मैं तुम्हें ये गाड़ी इनाम में दे रहा हूँ। कुलदीप को होटल मिलने की उतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी उसे गाड़ी मिलने पर हुई। मानो बचपन की कोई अधूरी ख्वाहिश अचानक ही पूरी हो गई। कुलदीप और सुहानी दोनों लोनावला के लिए निकल गए। रास्ते भर दोनों हंसते खिलखिलाते रहे। गाड़ी की स्टीयरिंग थामे कुलदीप को अचानक ही नव्या की याद आ गई। उसे याद आ रहा था कि कैसे दोनों गाड़ी चलाना सीखते समय आइसक्रीम खाने जाते थे, कैसे उसे बार बार नव्या को स्टीयरिंग सही से पकड़ना सिखाना पड़ता था। वो नव्या को याद कर रहा था, तभी सुहानी ने आवाज लगाई, वो देखो कुलदीप, चलो ना भुट्टा खाने चलते हैं। कुलदीप ने भुट्टे वाले के पास गाड़ी रोक दी। सुहानी ने 2 भुट्टे लिए और जब तक कुलदीप अपनी जीन्स की पिछली पॉकेट से पर्स निकालता, सुहानी ने झट से ठेले वाले का QR कोड स्कैन करके भुगतान कर दिया। ओहो सुहानी, फिर से? प्लीज सुहानी, ऐसा मत किया करो। कुलदीप झल्लाते हुए सुहानी को कहने लगा। वो मजाक में बोला, ऐसा ना हो मुझे तुम्हारा भुट्टा बहुत महंगा पड़ जाए। क्या मतलब? सुहानी ने कहा तो कुलदीप ने जवाब दिया, अरे क्या पता अब तुम इसके बदले क्या मांग बैठो। देखो मैं कार नहीं दूंगा। कुलदीप की बात सुनकर सुहानी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, लेकिन कार चलाने तो दे सकते हो ना। कुलदीप ने कहा, तुम्हें सही से चलानी तो आती है ना। सुहानी ने कुलदीप की बात पर मुंह तिरछा करते हुए कहा, क्यों, सारे काम सिर्फ तुम ही कर पाते हो? बाय द वे, मैं तुमसे बेटर तरीके से गाड़ी चला सकती हूँ। सुहानी की बात पर कुलदीप ने झट से सुहानी को गाड़ी की चाबी दे दी। सुहानी कुलदीप को काफी दूर तक ले गई। यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। हाँ, करीब हर आधे किलोमीटर की दूरी पर कुछ फार्म हाउस थे। तभी अचानक एक फार्म हाउस के सामने ही गाड़ी बंद हो गई। कुलदीप को समझ नहीं आया कि अचानक नई गाड़ी ऐसे कैसे बंद हो गई। तभी सुहानी ने कहा, ओह शिट, पेट्रोल खत्म हो गया और अब काफी दूर तक पंप है भी नहीं, अब क्या करें? ये देखकर कुलदीप ने राजीव को फोन मिलाया, लेकिन फोन लग नहीं रहा था। कुलदीप ने फोन की ओर देखकर गुस्से से कहा, शिट यार, नेटवर्क क्यों नहीं है? तभी सुहानी ने फार्म हाउस की ओर देखते हुए कुलदीप से कहा, परेशान मत हो कुलदीप, सामने देखो, हम यहाँ रह सकते हैं। अभी रात हो रही है, यहाँ दूर दूर तक कुछ भी मिलने ही नहीं वाला। हम कल ही अब कुछ कर सकते हैं। सुहानी की बातों से राजी होकर कुलदीप उसके साथ चल दिया। फार्म हाउस में बैठे चौकीदार से कमरे के लिए बात की।
चौकीदार ने एक रात रुकने के लिए 4000 रुपए मांगे। दाम सुनते ही कुलदीप चौंक गया और बोला, 4000? ऐसा क्या है यहाँ जो तुम हमसे 4000 रुपए मांग रहे हो? कुलदीप की बात का चौकीदार ने जवाब देते हुए कहा, आपकी जिंदगी, यहाँ पीछे जंगल है साहब, देर रात यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं, इसलिए आपको इस तरह बाहर नहीं रहना चाहिए। पिछले हफ्ते ही आगे के गांव की एक बच्ची खेलती हुई बाहर आ गई थी। अचानक झाड़ियों से लकड़बग्गा निकल आया और बच्ची को ले गया। चौकीदार कुलदीप और सुहानी की ओर एकटक देखते हुए किसी रोबोट की तरह ये सब एक सुर में बोल गया, मानो ये लाइनें उसे रटी हों और उसके लिए 4000 रुपए की व्यवस्था करवा देती हो। एक बार फिर सुहानी आगे बढ़ गई, अपने पर्स से 4000 रुपए निकालकर चौकीदार को दे दिए। तभी सुहानी ने कुलदीप से कहा, चलो कुलदीप, मुझे डर लग रहा है, यहाँ सोचने का समय नहीं है। ये कहती हुई सुहानी कुलदीप को घसीटती हुई अंदर ले गई। चौकीदार ने आकर एक कमरा खोल दिया और वहां से जाने लगा। ये देखकर कुलदीप उसे दूसरा कमरा खोलने के लिए कहने लगा। दूसरा कमरा खोलने के लिए चौकीदार ने फिर 4000 रुपए की मांग रख दी, इसलिए दोनों ने एक ही कमरे में रुकना ठीक समझा। इस कमरे का हर कोना एक कहानी गढ़े था। शायद ये कहानी कुलदीप से ही संबंधित थी। यहाँ तक पहुंचना यूं ही नहीं था, ये सब किस्मत का खेल था। कुलदीप हल्की नींद के आगोश में आया ही था कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। चौकीदार होगा, मैं देखती हूँ, ये कहती हुई सुहानी दरवाजा खोलने चली गई। सुहानी ने चौकीदार से खाने की प्लेट ले ली और उसे जाने के लिए कहा। दोनों के खाना खाने के बाद दोनों में इस बात की बहस होती रही कि कौन कहाँ लेटेगा। तभी तय हुआ कि सुहानी बिस्तर पर सोएगी और कुलदीप सोफे पर कुलदीप तकिया लगा रहा था। तभी सुहानी उसके बेहद करीब आकर खड़ी हो गई। तुम्हें नींद आ रही है? कशिश से भरी आवाज में सुहानी ने कुलदीप से कहा। उसने आगे कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। कुलदीप वैसे भी पहले से ही सुहानी की ओर आकर्षित हुआ चला जा रहा था। अब ऐसे माहौल में खुद को रोक पाना उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। सोफे पर बैठकर सुहानी ने कुलदीप को भी वहां बैठने के लिए एक हाथ से खींच लिया। अब तो कुलदीप सुहानी के बहुत ज्यादा करीब हो गया था, इसलिए वो उससे दूर खिसक गया। कुलदीप के खिसकने पर सुहानी भी उसकी ओर खिसक गई। वो कुलदीप के कंधे पर सिर रखकर बोली, अपने बारे में कुछ बताओ ना कुलदीप। कुलदीप कुछ कहने लायक नहीं था। वो मुट्ठी बांधे अपनी सांस साध रहा था। हवा से सुहानी के बाल कुलदीप के चेहरे पर उड़कर आ रहे थे। बालों की खुशबू कुलदीप को सुहानी की ओर खींच रही थी। तभी सुहानी को दूर करता हुआ कुलदीप बोला, तुम सोने जाओ सुहानी, मुझे भी नींद आ रही है। क्यों, क्या हुआ? ये सवाल करते हुए सुहानी कुलदीप की ओर हल्का सा झुकी और फिर सुहानी ने कुलदीप का हाथ उठाकर अपनी कमर पर रख दिया और उसकी आंखों में देखने लगी। कुलदीप अब और भी असहज हो गया। तभी सुहानी ने कहा, इससे पहले कभी किसी के इतने करीब गए हो? कुलदीप के माथे पर आती पसीने की बूंदों ने जवाब दे दिया था, लेकिन सुहानी को अपने कानों से ही सुनना था। कुलदीप ने लड़खड़ाई जुबान से कहा, नहीं। इतना सुनते ही सुहानी कुलदीप के और भी करीब आ गई। उसकी सांसें कुलदीप की सांसों से टकरा रही थीं। कुलदीप मुट्ठी बांधे खुद को सुहानी की तरफ खींचने से रोकता रहा। तभी अचानक सुहानी जोर से हंस दी। उसकी हंसी शरारत से भरी थी। सुहानी कुलदीप से क्या चाहती थी? क्यों वो कुलदीप से नजदीकी बनाने के मौके तलाशती थी? जानने के लिए सुनते रहिए अ डेंजरस माइंड। लगे रात की रानी के फूलों की खुशबू से कमरा महक रहा था।
बातें करते हुए सुहानी कुलदीप के बेहद करीब आती जा रही थी। उसका बदन रह रहकर कुलदीप से टकरा रहा था। सुहानी के इतना करीब होने से कुलदीप के बदन में सिहरन उठने लगी। कुलदीप बात घुमाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगा। उसकी सुहानी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। अचानक सारी हिम्मत बटोरते हुए कुलदीप झटके से सोफे से उठ गया। उसने सुहानी से कहा, तुम अपने बिस्तर पर सो जाओ सुहानी, मुझे भी नींद आ रही है, मैं काफी थक गया हूँ। कुलदीप की बात सुनकर सुहानी नजाकत से उठकर बिस्तर की ओर चली गई। सुबह फार्म हाउस के उस कमरे की खिड़की से छन कर आती सूरज की किरणें सीधे कुलदीप के चेहरे पर पड़ी। आंखें मलता हुआ कुलदीप उठकर अंगड़ाई लेने लगा। तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर लटकी घड़ी पर पड़ी। घड़ी में 8 बज रहे थे। 8 बज गए, कुलदीप जोर से बोला। कुलदीप की आवाज सुनकर मेज के पास खड़ी सुहानी ने कहा, हाँ कुलदीप 8 बज गए, ये लो चाय पी लो। कुलदीप सुहानी को ध्यान से देखते हुए मुस्कुराने लगा। सुहानी मेज की तरफ खड़ी कुलदीप के लिए नाश्ता लगा रही थी। तभी चाय का प्याला हाथ में पकड़े कुलदीप उसे ध्यान से देखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। सुहानी के करीब आकर कुलदीप ने धीरे से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? कुलदीप कुछ और कह पाए इससे पहले ही सुहानी उसे टोकती हुई कहती है, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। घड़ी देखिए जनाब, अभी आपको नहाकर तैयार भी होना है। अगर थोड़ी भी देरी हुई तो वो चौकीदार हमसे अगले दिन का किराया भी वसूल लेगा। ये कहकर सुहानी वहां से बाहर चली गई। कुलदीप अपने बालों को उंगलियों से जकड़ते हुए बोला, ओह गॉड, शी इज टू मच। इसके बाद कुलदीप एक्सप्रेस की स्पीड से तैयार होकर वहां से जाने के लिए बाहर आ गया। तभी उसे याद आया कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। उसने चौकीदार से पेट्रोल लाने के लिए उसकी बाइक मांगी और पेट्रोल लेने चला गया। उसकी बाइक लोनावला की पहाड़ी से नीचे की ओर जा रही थी। बाइक चलाते हुए कुलदीप को खाई दिखने लगी। ये देखकर कुलदीप के मुस्कुराते चेहरे की रंगत बदलने लगी। माथे पर पसीना और घबराहट उसके चेहरे पर साफ थी। उसका गला सूखने लगा था और वो बाइक चलाते हुए असहज महसूस करने लगा। चलती बाइक में उसे फिर से नजर आया कि वो पहाड़ की ऊंचाई से खाई में नीचे गिर रहा था। ये देखते ही वो जोर से चिल्लाया और अचानक ब्रेक लगाकर बाइक रोक दी। कुलदीप के इस तरह से बाइक रोकने पर पीछे से आने वाली कार को भी झटके से ब्रेक लगाना पड़ा और कार वाला खिड़की से सिर निकालकर कुलदीप पर बड़बड़ाने लगा, देखकर नहीं चला पाता क्या? साला खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। उसे देखकर कुलदीप अपने आसपास के वातावरण को समझ पाया कि वो खाई में नहीं जा रहा था बल्कि पेट्रोल लेने पंप तक जा रहा था। पेट्रोल लेकर कुलदीप वापस फार्म हाउस पहुंचा, जहां सुहानी पहले से ही पूरी तैयारी के साथ कुलदीप का इंतजार कर रही थी। ऑफिस के लिए कुलदीप को पहले ही काफी देर हो चुकी थी। लोनावला से अंधेरी आने में उसे 2 घंटे और लग गए। घड़ी में 11 बज चुके थे। सुहानी को होटल छोड़ने के बाद कुलदीप ऑफिस के लिए वहां से निकल गया और उसने गाड़ी में गाने चला दिए। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, आज मैं इतने बड़े होटल का मालिक बन चुका हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, क्या वाकई मुझे काम करने की जरूरत है? मैं अपने होटल से अच्छा खासा कमा सकता हूँ। कुलदीप अपने ख्यालों में खोया ही था कि उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा कि रजत उसे फोन कर रहा था। म्यूजिक बंद करके कुलदीप ने रजत से बात की। रजत ने उससे कहा, कहाँ रह गए हो कुलदीप? ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? 2 दिन से तुम्हारा कुछ पता नहीं है। यहाँ प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा। तुम आज ऑफिस आ रहे हो या नहीं?
कुलदीप रजत की बात सुनकर उसे मना ही करने वाला था, तभी रजत फिर से बोल दिया। बॉस पूछ रहे थे तुम्हें, मैंने बता दिया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं यहाँ बात संभाल लूंगा, तुम बस जल्दी आओ। ये कहते हुए रजत ने फोन काट दिया। इस बड़े शहर में कुलदीप के अपनों की गिनती बहुत कम थी। रजत उन्हीं अपनों में था जो हमेशा उसकी भलाई के बारे में सोचता था। कुलदीप रजत की बात को काट न सका और उसकी बात पर ऑफिस जाने के लिए वहां से निकल गया। कुलदीप ने सोचा कि ऑफिस जाकर ही रजत को सारी बात बता देगा और ऑफिस में रिजाइन भी दे देगा। कुलदीप का मूड बहुत अच्छा था। वो अपने पसंद के गाने सुनता हुआ ऑफिस पहुंच गया। कुलदीप धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए ऑफिस के अंदर आ गया। ऑफिस के मेन डोर के ठीक सामने ही कॉन्फ्रेंस रूम था। मेन डोर खुला था, इसलिए आवाजें बाहर जा रही थीं। दरवाजे पर रजत सिर झुकाए हाथ बांधे खड़ा था और निशांत, उनका मैनेजर, उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। रजत और कुलदीप की दोस्ती काफी गहरी थी, जो कुछ लोगों को खटकती थी। कुलदीप के ऑफिस में आते हुए निशांत की नजर उस पर पड़ी। रजत को उसके लिए डांट खाता देख कुलदीप की आंखों में आंसू आ गए थे। वो सोचने लगा, ये लड़का वाकई पागल है, मेरे लिए खुद ही फंस गया। तभी निशांत बोल पड़ा, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। अरे कुर्सी लाओ। ए सतीश, तुम पंखा करो इनके। अरे चेतन, जरा साहब के लिए पानी तो लाना, साहब आ गए। निशांत के तंज को कुलदीप अच्छी तरह समझ रहा था। निशांत अक्सर लोगों से इसी तरह बात करता था और उसका बर्ताव किसी को भी पसंद नहीं आता था। कुलदीप निशांत से कहने लगा, जो भी कहना है मुझसे कहो, मेरी जगह यहाँ रजत को क्यों खड़ा कर रखा है? इस पर निशांत ने अकड़ते हुए कुलदीप से कहा, चलो फिर सीधा तुमसे ही बात कर लेते हैं। तुम्हारा और प्रोजेक्ट का पिछले 2 दिनों से कोई पता नहीं है। कल तुम्हें एक मीटिंग अटेंड करनी थी, लेकिन तुम नदारद थे। इस तरह तुम लीड करोगे? छोटे शहर वाले छोटी हरकतें ही करते हैं। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास तुमसे ज्यादा काबिल लोग हैं। तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं। निशांत की आवाज लगातार तेज थी। रजत घबराया हुआ कुलदीप और निशांत की बातें सुनता रहा। कुलदीप ने निशांत को जवाब दिया, नहीं करना है मुझे तुम्हारा ये प्रोजेक्ट, ढूंढ लो किसी और को। बात को संभालता हुआ रजत बोलता है, ये क्या बोल रहे हो कुलदीप? अरे सर, आप इसकी बातों पर ध्यान न दें, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये कुछ भी बोल रहा है। निशांत ने रजत की बात को नजरअंदाज करते हुए कुलदीप से आंखों में गुस्सा भरकर कहा, यू आर फायर्ड। तभी कुलदीप ने जेब से एक लेटर निकालकर निशांत को थमाते हुए कहा, तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं खुद ये नौकरी छोड़ने यहाँ आया था। मैंने इतने साल इस कंपनी को दिए हैं, इसलिए मैं किसी से बिगाड़ना नहीं चाहता। निशांत के साथ वहां खड़े ऑफिस के और सभी लोग कुलदीप को ध्यान से देखने लगे। सभी को पता था कि कुलदीप की स्थिति सही नहीं थी। सभी ने देखा था कि कुलदीप ने इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए कितनी मेहनत की थी और अब वो उसी प्रोजेक्ट और नौकरी दोनों को ही छोड़ रहा था। रजत तो लगभग खड़े से गिरने ही वाला था। वो हड़बड़ी में आगे बढ़ा। उसे रोकते हुए निशांत ने कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके जाने से? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब ये प्रोजेक्ट तुम लीड कर सकते हो। रजत ने जवाब दिया, नहीं सर, इस प्रोजेक्ट को कुलदीप ही सबसे अच्छी तरह से संभाल सकता है। निशांत को मालूम था कि कुलदीप के अपनों को तकलीफ देने से कुलदीप को फर्क पड़ता है। उसने रजत की ओर आते हुए सख्त आवाज में कहा, कुलदीप के साथ अब तुम भी निकलो यहाँ से। रजत को अपने परिवार का ध्यान आता है कि वो उसकी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा। वो निशांत से माफी मांगने लगता है और नौकरी से ना निकालने की मिन्नतें करने लगा। कुलदीप ये सब चुपचाप खड़े होकर देखता रहा। सबको लगा कि वो निशांत के लिए माफी मांगेगा, लेकिन कुलदीप निशांत को कंधे से पकड़ता हुआ बोला, ठीक है ना, रजत भी मेरे साथ रिजाइन दे रहा है। रजत कुलदीप का हाथ झटके से हटाते हुए बोला,
ये क्या बात कर रहे हो? तुम पागल हो चुके हो। अपना नहीं लेकिन मेरे परिवार का तो ध्यान रखो। इस पर कुलदीप ने उससे कहा, तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ। मेरे साथ चलो। ये कहते हुए कुलदीप ने रजत के कान में कुछ ऐसा कहा कि वो तुरंत ही रिजाइन देने के लिए तैयार हो गया। कुलदीप जाते जाते ऑफिस के सभी लोगों को होटल रॉयल पैलेस में फेयरवेल की पार्टी के लिए न्योता दे गया। नीचे उतरते ही रजत को कुलदीप की लाल लग्जरी कार दिखती है। वो कहता है, इस कार से यहाँ कौन आया होगा? वो ऐसा कहता ही है कि कुलदीप को कार का दरवाजा खोलता देख उसकी आंखें फटी रह गईं। रजत के साथ ही ऑफिस की खिड़की से देख रहे उसके साथियों को भी हैरानी होती है। एक खिड़की पर निशांत भी खड़ा था, जो समझ जाता है कि कुलदीप की पैसे की गर्मी उसके सिर चढ़कर बोल रही थी। लेकिन सभी हैरान थे कि अचानक कुलदीप के पास इतनी महंगी गाड़ी कहां से आई। गाड़ी में बैठे रजत ने भी कुलदीप से ढेरों सवाल करना शुरू कर दिया। लॉटरी कब लगी तुम्हारी? कितने की लगी? बताओ ना। रजत के सवाल लगातार चल रहे थे। तभी उसे गाड़ी में पड़ी एक झुमकी दिखाई दी। झुमकी उठाकर रजत ने कहा, ओ, लॉटरी और लड़की एक साथ? तेरी तो सच में लॉटरी लग गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कहते हुए कुलदीप रजत से झुमकी छीनकर जेब में रख लेता है। तभी रजत उतावला होकर पूछने लगता है, क्या चल क्या रहा है ये सब? तुम कुछ बताओगे भी या नहीं? कुलदीप रजत को नहीं बता सकता था कि उसके साथ जो हुआ वो किसी लॉटरी से कम नहीं था। लेकिन बात घुमाने के लिए उसने कहा, हाँ भाई, मेरी लॉटरी लग गई, वो भी पूरे 10 करोड़ रुपए की। इतना सुनते ही रजत खांसने लगता है। क्या बोला तुमने? मैंने शायद 10 करोड़ रुपए सुना। कुलदीप ने कहा, हाँ सही सुना है तुमने, पूरे 10 करोड़। और इससे अब मैं एक कंपनी शुरू करूंगा और तुम मेरे साथ होगे। ये सुनकर रजत की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी रजत का घर आ जाता है और कुलदीप उसे वहां छोड़ देता है। जाते जाते कुलदीप रजत से कहता है, परेशान मत होना, भरोसा रखना अपने भाई पर। इतना कहकर कुलदीप अपने रास्ते बढ़ जाता है। रास्ते भर कुलदीप सोचता रहा कि आगे पैसों का इंतजाम होगा कैसे। रजत से किया इतना बड़ा वादा वो कैसे पूरा कर पाएगा? सुहानी के एहसानों का बदला कैसे चुका पाएगा? एडवोकेट रमन को 50,000 रुपए कैसे दे पाएगा? कुलदीप कैसे निभाएगा इतनी सारी जिम्मेदारियां और कैसे होगा पैसों का इंतजाम? जानने के लिए सुनते रहे, का भार बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एडवोकेट रमन की याद आई। उसने खुद से कहा, अरे हाँ, एडवोकेट रमन मेरी मदद कर सकते हैं। मैं उन्हें कैसे भूल गया? उन्होंने कहा था कि अगर मुझे रियल एस्टेट का काम हो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। होटल पहुंचकर सबसे पहले उन्हें ही फोन करता हूँ। होटल जाकर कुलदीप ने सबसे पहले उन सभी जगहों का जायजा लिया जो किराए पर उठाने के लिए खाली थीं। इसके बाद उसने एडवोकेट रमन को फोन मिलाकर कहा, अरे रमन जी, देखिए ना, मैं आपको बार बार परेशान करने के लिए फोन मिला देता हूँ। दरअसल एक जरूरी काम था आपसे। जवाब में एडवोकेट रमन ने कहा, आप भी कैसी बात करते हैं? राघवेंद्र जी ने आपका खास ख्याल रखने के लिए कहा है मुझसे। बताइए ना, क्या बात है? रमन की बात पर कुलदीप मुस्कुराते हुए बोला, जी मैंने देखा कि होटल का दूसरा माला खाली पड़ा है। दरअसल ये जो माला है, ये हम कमर्शियल पर्पस से दूसरे ब्रांड्स को उठा देते हैं, जैसे मेकअप ब्रांड्स, स्पा वगैरह। मैं इसे किराए पर उठाने के बारे में सोच रहा था। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप कोई अच्छा किराएदार ले आए तो। बस थोड़ा जल्दी करिएगा। किराया ज्यादा ना मिले तो भी चलेगा। अगर आज ही ये काम करा दें तो मैं आपको ज्यादा कमीशन दे सकता हूँ। फोन के दूसरी तरफ एडवोकेट रमन अपनी कुर्सी में टेक लगाए बैठा कुलदीप की बातों को ध्यान से सुनता रहा। इसके बाद उसने कुलदीप को आश्वासन देते हुए कहा, मैं ऐसी पार्टी को जानता हूँ जो आज ही किराए पर जगह ले सकती है। मैं उनसे बात करके जल्दी आपको बताता हूँ। इधर कुलदीप एडवोकेट रमन की बातों से सुकून महसूस कर रहा था।
उधर फोन रखने के बाद एडवोकेट रमन तिरछी मुस्कान भरते हुए खुद से बोले, मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूँ। रमन की नीयत में खोट साफ नजर आ रही थी। कुलदीप से बात करने के बाद एडवोकेट रमन ने किसी को फोन मिलाया और उसे कुछ समझाया। कुछ ही देर बाद एडवोकेट रमन को फिर से एक फोन आया। फोन नताशा इंडस्ट्रीज से था, जिनके ब्लू मून नाम से शहर में कई बार पब और डिस्कोथेक थे। फोन उठाते ही सामने से एक भारी भरकम आवाज आई, होटल रॉयल पैलेस की जगह ब्लू मून को ही मिलनी चाहिए, विक्रम से बात हो गई है। आवाज सुनकर एडवोकेट रमन कुछ घबरा सा गया और हिचकिचाते हुए बोला, जी आप कौन? तभी सामने से 2 सेकंड की शांति के बाद आवाज आई, सूर्यकांत राठौर, और फोन कट गया। नाम सुनते ही एडवोकेट रमन के हाथ पांव ढीले पड़ गए। जहां एक तरफ सूर्यकांत राठौर का नाम सुनकर एडवोकेट रमन की हालत खराब होने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ अगले दिन होटल में कुलदीप सुहानी को शाम की पार्टी के बारे में बता रहा था। तभी एडवोकेट रमन का फोन आ गया। एडवोकेट रमन ने कहा, अरे कुलदीप जी, एक पार्टी है जो आपको प्रॉपर्टी के पूरे 2.5 लाख रुपए महीना देगी। मुझे पता है कि ये कीमत कम है, लेकिन अभी इससे अच्छी पार्टी नहीं मिल रही। रमन अच्छे से जानता था कि कुलदीप को ये कम नहीं लगेगा, इसलिए वो झट से हाँ कर देगा, और वही हुआ। कुलदीप ने कहा, हाँ ठीक है। एडवोकेट रमन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने मन ही मन सोचा, इससे सच में ये रकम कम नहीं लग रही है। खैर, जिसे महीने के 10,000 रुपए बढ़ने पर खुशी मिलती हो, उसके लिए तो 2.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। यही सब सोचते हुए एडवोकेट रमन की आंखों में चमक आ गई। तभी उसने कुलदीप से कहा, ठीक है तो फिर मैं कल ही पार्टी को आपसे मिलवाने होटल ले आऊंगा। एडवोकेट रमन की बात से कुलदीप राजी हो गया। कुलदीप से बात करने के तुरंत बाद ही एडवोकेट रमन ने फिर से किसी को फोन किया। जहां एक ओर कुलदीप की हामी से एडवोकेट रमन खुश था, वहीं दूसरी ओर कुलदीप भी अब अपने कमरे में जाकर सुकून से लेट गया। वो अगले दिन के बारे में सोचने लगा कि पैसे मिलने पर कैसे उस पैसों का इस्तेमाल करेगा। कुलदीप उत्साहित था और खुद से बोला, वाह रे किस्मत, क्या पलटी है। 50,000 से सीधा 2.5 लाख। पैसों का इंतजाम तो हो गया। अब ये सोचो बेटा कि इतने पैसों का करेगा क्या। सबको पैसे लौटाने के बाद भी अच्छे खासे बच जाएंगे। किराए से मिलने वाले पैसों को खर्च करने की योजना बनाते बनाते कुलदीप कब नींद के आगोश में चला गया, उसे पता नहीं चला। लेकिन कुलदीप की खुशियों को बेचैनी में बदलने में देर नहीं लगी। एक बार फिर कुलदीप को सपने आने लगे, लेकिन इस बार सपनों में कुछ अलग था। सपने में कुलदीप खुद को बहुत अमीर देख रहा था। उसने खुद को उसी आलीशान मकान में देखा जिसे वो अक्सर पहाड़ी की चोटी पर देखा करता था। मकान किसी महल से कम नहीं था। सपने में उसने राघवेंद्र को देखा, लेकिन उसका रूप ऐसा नहीं था जैसा दुनिया ने देखा था। राघवेंद्र कुलदीप के उसी घर में एक साधारण स्टाफ की तरह बर्ताव कर रहा था। जहां एक तरफ कुलदीप सपनों में खोया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ वो काला साया उसके कमरे में आ गया था। वो कुलदीप के बेड के एकदम पास खड़ा होकर कुलदीप को घूर रहा था कि तभी नींद में कुलदीप का सुकून से भरा चेहरा फिर से छटपटाने लगा। उसे लगा मानो किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया था। उसके मुंह से चीख निकल गई और वो जाग गया। कुलदीप की आंख खुली तो उसने देखा कि वाकई वो बिस्तर से नीचे गिर गया था। ये देखकर कुलदीप खुद पर हंसते हुए बोला, अरे मैं तो सच में गिर गया। नींद में पता ही नहीं चलता कि हाथ पैर कहाँ जा रहे हैं। वहीं कुलदीप की आंख खुलते ही वो साया वहां से गायब हो चुका था।
अगले दिन शाम को कुलदीप की फेयरवेल पार्टी थी, जो उसके पुराने ऑफिस को छोड़ने के लिए कुलदीप ने अपने ऑफिस के दोस्तों को दी थी, अपने होटल के 10वें माले के रेस्टोरेंट में। शाम को सभी ऑफिस के दोस्त और कलीग्स उसके रेस्टोरेंट आ गए थे। सभी ये जानना चाहते थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो कुलदीप रातों रात इतना अमीर हो गया। इधर कुलदीप और सुहानी पार्टी के लिए स्टाफ को बातें समझा रहे थे, तभी कुलदीप का फोन बजा। देखा तो एडवोकेट रमन कॉल कर रहा था। फोन देखते ही कुलदीप की मुस्कान 2 सेंटीमीटर और बढ़ गई। कुलदीप ने खुशी से फोन उठाया तो एडवोकेट रमन ने उससे कहा, हेलो कुलदीप जी, 1 घंटे बाद पार्टी होटल आ रही है डील की बात करने, आप तैयार रहिएगा। सुहानी थोड़ी ही दूरी पर खड़ी कुलदीप की बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। कुलदीप के फोन रखते ही उसने कुलदीप से कहा, बुरा न मानो तो एक बात कहूं कुलदीप, मुझे ये वकील कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुहानी का कंधा पकड़ते हुए कुलदीप बोला, अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने उसमें? देखो सुहानी, लोगों पर शक करके जीवन नहीं कटता, किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ता है। सुहानी और कुलदीप लिफ्ट की ओर जा ही रहे थे कि कुलदीप की नजर रिसेप्शन पर पड़ी। उसने वहां एडवोकेट रमन को देखा। कुलदीप ने सुहानी को 10वें माले में मौजूद रेस्टोरेंट में जाने को कहा और खुद रिसेप्शन में चला गया। एडवोकेट रमन नताशा इंडस्ट्रीज के मालिक सूर्यकांत की मुलाकात कुलदीप से करवाने होटल आया था। कुलदीप के सामने लंबे चौड़े बदन का रौबदार आदमी सूर्यकांत सफेद सफारी सूट में एडवोकेट रमन के साथ खड़ा था। कुलदीप दोनों को कॉन्फ्रेंस हॉल ले गया। कुलदीप के साधारण कपड़ों और आम आदमी जैसे बर्ताव को देखकर सूर्यकांत हैरान रह गया और उसे देखता ही रहा। रमन ने कहा, नमस्कार कुलदीप जी, ये सूर्यकांत जी हैं, नताशा इंडस्ट्रीज के मालिक। और सूर्यकांत जी, आप इनसे मिलिए, ये हैं होटल द रॉयल पैलेस के मालिक कुलदीप जी। दोनों में औपचारिक मुलाकात हुई, जिसके बाद डील की बात शुरू हो गई। सूर्यकांत ने कुलदीप से इच्छा जताई कि डील होने से पहले वो एक बार उस जगह को देखना चाहते थे। कुलदीप ने अपने स्टाफ को बुलवाकर कहा, आप जरा इन्हें 2nd फ्लोर वाला हॉल दिखा दीजिएगा और साथ ही होटल भी दिखा दीजिए। सूर्यकांत होटल देख रहा था, तभी उसका सामना सुहानी से हो गया। सुहानी उसे कुछ देर देखती रही। उसने मन में सोचा, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसके बाद वो तेज कदमों से कुलदीप से मिलने कॉन्फ्रेंस हॉल जाने लगी। सुहानी कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंची तो उसने वहां राजीव को कुलदीप से बात करते देखा। राजीव उसे समझा रहा था, ये डील आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकती है, किसी भी हाल में इसे जाने मत दीजिएगा। सूर्यकांत जी का शहर में अच्छा खासा नाम और रुतबा है। बात करते करते राजीव की नजर दरवाजे पर खड़ी सुहानी पर गई। एक पल के लिए वो घबरा सा गया। सामने रखे पानी के ग्लास से घूंट भरते हुए उसने फिर से कहा, मैं जानता हूँ कि जब कोई आगे बढ़ता है तो उसे पीछे घसीटने वाले बहुत लोग होते हैं। आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन आप रुकना नहीं। ये कहते हुए राजीव ने एक झलक सुहानी को देखकर मुस्कान भरी। अपनी बात कहकर राजीव वहां से चला गया। राजीव के जाने के बाद सुहानी कुलदीप के पास आई और बोली, इसे कैसे पता कि तुम यहाँ डील करने वाले हो? तुमने बताया था क्या? सुहानी को जवाब देते हुए कुलदीप ने कहा, नहीं। और खुद कुलदीप भी इसी सोच में पड़ गया कि आखिर राजीव को इस बारे में कैसे पता चला। सुहानी कुछ कहने ही जा रही थी कि सूर्यकांत और एडवोकेट रमन कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गए। सुहानी दोनों को देखती रही। इतने में होटल का एक स्टाफ सुहानी को बुलाने आ गया। उसने सुहानी से कहा, मैम आपके मेहमान कुलदीप सर को पूछ रहे हैं। ये सुनकर कुलदीप ने कहा, रमन जी आई एम सॉरी, लेकिन मेरे गेस्ट वेट कर रहे हैं।
आप डील के पेपर रेडी कर लीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। मौके का फायदा उठाते हुए एडवोकेट रमन ने कागज आगे कर दिए और जल्दबाजी में कुलदीप ने बिना पढ़े ही उनमें साइन कर दिया। इतने में सुहानी तपाक से बोल पड़ी, पेपर पढ़ तो लेते कुलदीप। रमन को कागजात और पेन पकड़ाते हुए कुलदीप ने सुहानी से कहा, रमन जी ने दिया है तो सही होगा। इस बात पर सुहानी नाराज होकर वहां से चली गई। उसी वक्त सूर्यकांत ने अपना मोबाइल निकाला और कुलदीप के अकाउंट में एक बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद एडवोकेट रमन और सूर्यकांत कुलदीप से हाथ मिलाकर वहां से चले गए। होटल से बाहर निकलकर सूर्यकांत अपने रास्ते चला गया, लेकिन एडवोकेट रमन ने फिर उसी व्यक्ति को फोन किया जिससे वो लगातार संपर्क में था। फोन के दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई। उसने एडवोकेट रमन को बधाई देते हुए कहा, मुझे तुम इसीलिए तो बेहद पसंद हो, बोटी डालते ही वफादार हो जाते हो। रमन ने उस आदमी को जवाब दिया, जी आप बस यूं ही बोटी डालते रहिए और मैं जिंदगी भर आपका वफादार बना रहूंगा। उसने फिर जवाब दिया, पैसे तुम्हें समय पर मिल जाएंगे, आगे क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगा, तब तक तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं करोगे। इस अनजान आदमी से बात करने के बाद एडवोकेट रमन वहां से चला गया। जहां एक तरफ रमन किसी के साथ डील कर रहा था, वहीं कुलदीप अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में ही था। वो मोबाइल स्क्रीन पर अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए गए अमाउंट को घूर रहा था। तभी अचानक ही कुलदीप के पेंडेंट से फिर से एक सफेद रोशनी निकली। रोशनी से पूरा कमरा जगमगाने लगा। कुलदीप ने घबरा कर कहा, ये रोशनी कैसी, कहां से आई? कुलदीप छटपटाता हुआ इधर उधर देख रहा था। तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ बच्चे हंसते हुए खेल रहे थे। पकड़ो मुझे पकड़ो, एक लड़की की हंसती हुई कशिश भरी आवाज। संजीव तुम सुधरोगे नहीं, अरे बाबा जाने दो ना। अचानक उसी लड़की की आवाज में दर्द झलकने लगा और वो रोकर वही नाम पुकार रही थी, संजीव। कुलदीप को ऐसी आवाजें क्यों सुनाई देने लगी? क्या है एडवोकेट रमन का राज और किससे कर रहा था वो बात? जानने के